वह पूरे 20 साल बाद उस यूनिवर्सिटी में जा रहे थे जहां से उन्होंने MSc फ़िज़िक्स की डिग्री हासिल की थी। उनकी तमाम उम्र दुनिया के दूसरे मुल्कों में पढ़ने पढ़ाने में गुजरी। वह कई सालों से इस यूनिवर्सिटी में नौकरी पाने के लिए कोशिश में थे और कहीं जाकर उन्हें कामयाबी मिली थी। उन्होंने अपने खानदानी कोमल फार्म हाउस पे बने खूबसूरत से घर में रहने का इंतजाम किया था, जहां उनके खानदानी नौकर सारा इंतजाम संभाले हुए थे, इसीलिए यहाँ आकर उन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं हुई। वैसे भी वह अकेले थे, उनका इकलौता बेटा मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका में रहता था। आज न जाने कितने दिनों बाद उन्होंने अपने पसंदीदा ड्रेस सफ़ेद काटन की शलवार कमीज के साथ मेहंदी रंग की वासकटा पहनी वह कमरे में लगे बड़े से आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को जांचने लगे। 20 साल बाद भी वह उतनी ही शानदार पर्सनालिटी के मालिक थे। वही चौड़ा सीना, लाल और सफ़ेद रंग और हल्की हल्की बड़ी हुई शेव। उम्र की 52 बहारें देख चुकने के बावजूद उनके बाल वैसे ही घने काले थे। बकौल उनके मिलने जुलने वालों के वह आज भी अपनी उम्र से 10 साल छोटे नजर आते हैं। इतने महीने और साल के गुजरे मौसम ने उनकी शख्सियत पर कोई असर नहीं छोड़ा था, लेकिन यह सिर्फ उनके दोस्त समझते थे। उनका सब कुछ बदल गया था। यह सिर्फ वह जानते थे। उनका दिल एक वीरान बस्ती था। उनकी जिंदगी किसी जंगल की तरह उजाड़ और तपती थी और उनके सीने में उनकी ख्वाहिशों और अरमानों के कितने ही कब्रिस्तान आबाद थे। वह न तो किसी को दिखाई देते, न कोई उन्हें महसूस कर सकता था, और कोई महसूस कर भी कैसे सकता था कि अपने हमदर्द और गम बांटने वालों को तो उन्होंने खुद ही अपने से दूर कर दिया। वह जरा सा आईने के करीब हुए और अपनी आंखों में झांकने लगे। उनकी आंखों की वह लो देती चमक हल्की पड़ चुकी थी। उन्हें लगा अजीब सी वहशत झलक रही थी उनकी आंखों से। वह बिना पलक झपकाए उन्हीं आंखों में देखे गए। खान, गाड़ी तैयार है। नौकर दरवाजे से खबर देकर वापस मुड़ गया था। अभी कहाँ आदम खान? अभी तो तुमने खुद को अदालत में पेश किया है। अभी तो तुम्हारी कई पेशियां बाकी हैं, और मुश्किल तो यह है कि जिस अदालत में तुम्हारी पेशी सा लगता था मुझे समरा अपनी ही धुन होनी है, वह तुम्हारे अपने जमीर की अदालत है। मतलब मुद्दई, मुलजिम और जज सभी देखे जा रही थी। समरा, बिल्कुल उनका किरदार तुमको ही निभाना है। ये उनकी जवानी की तस्वीर थी। वही बड़ी बड़ी लंबी गिलाफी आंखें, बहुत ही नाजुक तराशी हुई पंखुड़ी से गुलाबी होंठ, गोल चेहरे पर गजब ढा रहे थे। उन्होंने लंबी सांस खींचकर खुद को जैसे हल्का फुल्का किया और गाड़ी की चाबी उठाए बाहर निकल गए। काली रात में सितारों की टिमाटी में हट बोलती तो डयमगाल पर बहुत ही छोटा तिल बहुत अच्छी थी। समरा उन्हें जबरदस्ती बालकनी में ले आई थी और अब लगातार अपनी बातों से उन्हें बहाली जा रही थी। पता है फुफो, मुझे लगता था कि उसे कहीं ज्यादा खूबसूरत बना देता था। लफ्ज खूबसूरत बस औरतों के लिए ही बनाए, मर्द के लिए तो यह लफ्ज बड़ा खराब लगता है। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी और वह लगातार उसकी सफेद रंगत को देख रही थी। भरे भरे गुलाबी गाल और उस पर गहरा सा उभरने वाला डिम्पल, बस छोटा सा फर्क था। समरा की छोटी सी नाक के नीचे ठीक होंठों के ऊपर छोटा सा तिल। उन्होंने दिल ही दिल में अपनी भतीजी की नज़ारा उतारी। कई बार जब मैं कहानियों में पढ़ती हूँ कि हीरो इस कदर खूबसूरत है और मैं उन्हें तसव्वुर करने की कोशिश करती तो ऐसी अजीब अजीब शकलम बनेटम की मेरी हंसी छूट जाती। वह उस वक्त भी खिलखिला के हंसी थी और फिर एकदम से ही खामोश हुई। फिर मेरी सोच बदल गई जब से मैं असफांडा यार से मिली। मर्द खूबसूरत होते हैं, यह बात मैंने दिल से कबूल की। उसका लंबा कद, चौड़ा सीना, दूध जैसी सफ़ेद रंगत, आंखों से झलकता गुरूर और सबसे बढ़कर उसकी मुस्कुराहट। वह गुमसुम सी बोले जा रही थी। उन्होंने उसकी खूबसूरत आंखों में कितने ही जुगनू उतरते देखी, खुशी के जुगनू, जाजबौम के जुगनू, उदासी के जुगनू और सबसे बढ़कर मोहब्बत के जुगनू। वह इन रंगों से अनजना तो नहीं थी, सब कुछ उन पर जाहिर होता जा रहा था। जब वह मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ रोशनी सी बिखरने लगी हो। हमारे पूरे कॉलेज में वह अपनी शख्सियत और अच्छे किरदार की वजह से मशहूर है। आप यकीन करें फुप्पो, दुनिया के सुपर पावर के जहीन टिकरसा उसके ज़ाहिने होने पर रास्ता करते हैं। काश फुप्पो वह हमसे सीनियर न होता तो मैं उससे दोस्ती कर सकती। समरा के लहजे में बकेनियम ही बकेनियम थी। जन्नत बेटा, मैंने तुम्हें बहुत नाजों से पाला है। तुम जानती हो मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकती, मगर फिर भी मुझसे यह नहीं होगा मेरे बच्चे की मैं अपने हाथों से तुम्हें आग में झोंक दूं। अंदर कहीं किसी अपने की आवाज़ गूंजी थी। उनका दिल एक लम्हे के लिए कांप सा गया था। उनकी तरह समरा भी आग से खेलने जा रही थी। समरा को अपनी में मगन छोड़कर वह धीरे से उसके पास से उठ गई। बहुत बड़ी जमीन पर फैले हरे भरे लाहलाहट खेतों के बीच बने इस बड़े फार्म हाउस से कुछ दूरी तक आकर उनकी अपनी जमीन खत्म होती थी और मेन रोड शुरू हो जाता। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। सड़क के दोनों तरफ लाहलाहट खेतों और ऊंचे पेड़ों की लाइनों ने और ज्यादा खूबसूरती दे दी थी। उन्होंने लोकल रेडियो चैनल ऑन कर दिया और खूबसूरत गाने सुनने लगे। रोड पर ज्यादा रश नहीं था, सो आदम अली खान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी।
तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद उनकी गाड़ी शहर में दाखिल हो गई। 20 साल के बाद शहर काफी बदल गया था। उन दिनों वह अपने घर से पढ़ने के लिए यहाँ आए तब इन्हीं रास्तों से उनका गुजर रहता था, मगर अब यह रास्ते बहुत ज्यादा बदल चुके थे। सड़क के दोनों तरफ जगह जगह खूबसूरत मकान और दुकानें बन चुकी थीं। कहीं कहीं कोई प्लाट नजर आ जाता। 20 साल पहले जहाँ इक्का दुक्का घर और बड़े बड़े खाली मैदान हुआ करते थे, आज वही रौनक के माँ बाप थी। दरिया किनारे बनी पक्की सड़क पर आते ही उन्होंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी थी। उस रोड पर ट्रैफिक आज न होने के बराबर था। सड़क के नीचे बहता पानी भी उस वक्त पुरसुकूना था। पुराने रास्तों पर आते ही कई पुरानी यादों ने तंग करना शुरू किया तो उन्होंने सिर झटक के जैसे उनसे छुटकारा चाहा। कुरैशी मोड़ तक की दूरी उन्होंने सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही तय कर ली थी। तभी यूनिवर्सिटी की बस ने उनका रास्ता रोका था। उन्होंने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। दिल में अचानक ही किसी की याद ने सर उठाया। सीने में अजीब सा दर्द जमा। उन्होंने तेजी से बस की साइड से रास्ता बनाया और फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ट गए, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की बाहरी दीवार साफ नजर आने लगी। उन्होंने बाएं हाथ से भीगी ऊँखी बेदर्दी से रगड़ डली। 20 साल के पहले के मंज़ारा बिल्कुल बदल चुके थे। सड़क के उस तरफ जहाँ सालों पहले वीरान मैदान और हरे भरे खेत थे, आज कच्चे पक्के घर बने खड़े थे। कुछ दुकानें भी मौजूद थीं। यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने बने छोटे से बागीच के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। कई लम्हे वह यूं ही खड़े रहे, कितनी ही पल आसपास जैसे किसी का वजूदा टालासक रहे। काफी देर बाद उन्होंने लंबी सांस खींचकर जैसे खुद को पुरसुकूना किया और दोबारा गाड़ी में जा बैठे। सिर्फ कुछ लम्हों की दूरी उनकी मंजिला थी। मौसम की ठंडका हर दिन बढ़ रही थी, सो आजकल उनकी काफी शॉप पर ग्राहकों की भीड़ रहती, मगर अब उन्हें बहुत थकावट महसूस हो रही थी। कभी कभी उन्हें बहुत याद आता कि कैसे हिंदुस्तान में रहते हुए वह यूरोपीय मुल्क की तरक्की याफ्ता जिंदगी को आइडियालाइज करती। उस वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वहाँ के लोगों की आम जिंदगी कितनी सख्त मेहनत से सजी है। यहाँ आकर उन पर मालूमात के कितने ही दरवाजे खुले थे कि यहाँ पर की जाने वाली मेहनत तो वहाँ से कहीं ज्यादा थी और यह की तरक्की की मंजिल मेहनत के बिना पाना वाकई नामुमकिन है। मम्मा आप जाकर घर आराम करें, मी और माइकल संभाल लेंगे। जब मौका मिला तो हम भी कैफे बंद करके चले जाएंगे, वरना यही रह लेंगे। उनके पास काम करने वाला खूबसूरत नौजवान इंग्लिश में बोला। उनके कहने पर वह दोनों ही उन्हें मम्मा कहकर पुकारते थे। हाँ ठीक है मी, फिर निकलती हूँ, तुम संभाल लेना। उन्हें वाकई बहुत थकन महसूस हो रही थी, तभी उन्हें कहकर फौरन ही घर की तरफ निकल पड़ी। वेलकम सर। फिजिक्स डिपार्टमेंट में दाखिल होते ही जूनियर टिकाजा के ग्रुप ने उन्हें घेर लिया। वह मुस्कुराते हुए उन सबसे हाथ मिलाने लगे। सर हैदर सबसे आखिर में उनके गले आ लगे। वेलकम है यार, आफ्टर ऑल लॉन्ग टाइम हो, खुश दिली से कहते वह उन्हें पुराना जमाना याद दिला गए। कैसे हो तौकीर? वह पिल से टेक लगाए प्रोफेसर तौकीर अब्बास के पास आकर डायरेक्ट पूछने लगे। वैसा ही जैसा तुम छोड़कर गए थे। देखा, अजीब सी कड़वाहट थी उनके लहजे में। आदम खान चुप होकर रह गए। चलो तुम्हारे कमरे में चलकर बात करते हैं, सर हैदर ने सर आदम की पीठ पटापट हुए कहा। दूसरे टिकाजा अपनी रूम की तरफ बढ़ गए। मुझे कुछ काम है, बाद में आप लोगों से आकर मिलता हूँ। एक चुभती हुई निगाह आदम अली खान पर डालते हुए सर तौकीर बाहर चले गए। आदम अली खान उदासी से दरवाजे को देखते रह गए। छोड़ो यार, बहुत बदल गया है। तौकीर काफी संजीदा तबीयत हो गई उसकी। तुम बताओ क्या हाल है? कसम से जब से तुम्हारे आने का सुना है सब मुश्किल हो रहा था। अब दोस्तों से ऐसी भी दुश्मनी की बिल्कुल ही गायब हो गए। गरीब दोस्तों की याद ही न आए इतने साल, सर हैदर ने दोस्ताना लहजे में शिकायत करते हुए कहा। बस यह पढ़ना पढ़ाना करता रहा दूसरे मुल्कों में, बाकी जिंदगी कुछ ऐसी गुजरी कि पीछे मुड़ने का वक्त ही न मिला कभी। आदम ने उदासी से जवाब दिया। हाँ भाई, जन्नत भाभी के साथ में भला तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही क्या थी? सर हैदर ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। वैसे जन्नत भाभी ही कैसी? उन्होंने आदम अली खान पर ध्यान दिए बिना ही सवाल किया। जन्नत का नाम सुनते ही उनका चेहरा काला पड़ता महसूस हुआ था। मुझे नहीं पता, रूखे लहजे में जवाब सुनकर सर हैदर को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने सवालिया नजरों से आदम अली खान को, मैंने उसे बहुत पहले तलाक दे दी थी। और सर हैदर को लगा जैसे किसी ने उनके सर पर बम फोड़ दिया। वह और कुछ नहीं बोल पाए थे। धीरे धीरे एक और सिसकती रात गुजर रही थी। उन्होंने खिड़की खोलते हुए पर्दे भी हटा दिए। सर्दी की तेज लहर बारिश की फुवारा हवा समेटा अंदर आई थी, मगर उन्हें तकलीफ के बजाय सुकून महसूस हुआ था। कुछ देर ठंडक को चेहरे पर महसूस करके जैसे उन्होंने अपने अंदर सुलगती आग को कम किया और खिड़की बंद करके अपनी स्टडी टेबल पर आ बैठी। टेबल की छोटी सी बंद दराज खोलकर अंदर से एक बहुत ही बेहतरीन सी काले रंग की डायरी निकाल ली। यह डायरी उन्हें बहुत प्यारी थी, क्योंकि इस डायरी में उनकी सारी जिंदगी उसके कागजों पर लिखी थी। आज बहुत दिनों बाद उन्होंने उसे निकाला था,
काफी देर तक उसे यूं ही ताकते रहने के बाद उन्होंने वह डायरी खोल ली। जिंदगी जैसे पेज दर पेज पलटने लगी। बहुत से मंज़ारा उनकी याददाश्त के पर्दे पर जिंदा होने लगे थे। ग्रेजुएट हो गई और क्या पढ़ना है तुझे? अम्मा ने नल पर बर्तन मंजत हुए गुस्से से कहा। जन्नत ने BA में बेहतरीन नंबर हासिल किए थे। अब वह आगे पढ़ना चाहती थी मगर उसकी अम्मा मान नहीं रही थी। अम्मा, तुम क्यों मेरी दुश्मन बनी हो? मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारी सगी औलाद ही नहीं हूँ। उसने रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहा। हाँ नहीं है तू मेरी सगी औलाद बस। गुस्से से बर्तन पटाखे जन्नत कांप गई। चारपाई पर बैठा आफताब माँ की हठाधर्मी पर मुस्कुरा दिया। अम्मा मैं तो तालीम पूरी न कर सका, इस पर अपनी हसरत पूरी करना चाहता हूँ। वह उठकर पास आ बैठा। बस इतना पढ़ लिया? अम्मा ने उसे भी लताड़ा और जन्नत से बोली, और तू क्या सुबह से झूले पर चढ़ी बैठी है? इधर आ, बर्तनों को मिट्टी का लेप लगा। नहीं अम्म, मुझसे नहीं होते यह काम। मिट्टी में हाथ गंदे करना क्यों करूं? उसने साफ इनकार कर दिया। फिर आफताब को मुखातिब करते हुए बोली, लाला जरा झुला दो ना, देखो कितना आहिस्ता हो रहा है। आफताब उठकर उसकी तरफ बढ़ गया। अमम ने उन्हीं मिट्टी से भरे हाथों से अपना माथा पीट लिया। आज उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में अपनी पहली क्लास प्रोफेसर के तौर पर ली थी, जहां तकरीबन 20-22 साल पहले वह खुद भी एक स्टूडेंट थे। आदत के मुताबिक उन्होंने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की मेमोरी चेक करने के लिए टेस्ट लिया था। यह उनकी पुरानी आदत थी कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी में उनकी क्लास होती वह पहले दिन ही कुछ सवाल देकर उनका टेस्ट ले लेते और फिर उस टेस्ट के रिजल्ट को देखकर हर स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक ध्यान देते। अब भी वह जैसे जैसे पेपर देखते जा रहे थे, उनकी हैरत बढ़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले जब वह UK में थे तो वहीं एक इंग्लिश टीचर की ज़बानी उन्होंने सुना था कि इंडिया में लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज़्यादा ज़हीन होती है। वह इंग्लिश टीचर कुछ महीने इंडिया की यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते रहे थे और उनके मुताबिक इंडियन लड़कियों के सवालों ने उन्हें काफ़ी हद तक हैरान कर दिया था। आज के इम्तिहान में उनकी बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। MSc फाइज़क के फर्स्ट सेमेस्टर की सभी लड़कियां बहुत काबिल थीं, मगर 4 लड़कियों के नंबर बहुत शानदार थे और मज़े की बात वह चारों हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुका रखती थीं। सर आदम अली खान ने उन चारों लड़कियों के नाम और रोल नंबर नोट कर लिए थे। कल उन्हें सबसे पहला काम उन बाचियों से मुलाकात करना था और फिर उन्हें अपने इल्म व तजर्बे से हीरा बनाना था। अम्मा की बहुत मुखालफत के बावजूद आफताब ने उसका एडमिशन इंग्लिश डिपार्टमेंट में करा दिया था। वह अपने भाई की लाडली थी और उसका भाई उसकी कोई बात नहीं टाल सकता। उसे इस बात पर पूरी तरह यकीन आ गया था। वह कोई दौलतमंदा लोग न थे, सिर्फ थोड़ी सी ज़मानत के अलावा उनके पास कुछ न था। बाबा की अचानक मौत ने उनकी कमर तोड़ दी थी, तभी आफताब को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी। जमीन मेहनती खेती करने वालों के हवाला करके वह खुद रिक्शा भी चलाने लगा, जिसकी वजह से जल्द ही उसके हालात संवरने लगे। वह बहुत मेहनती था। अब उसका ध्यान उसकी लाडली बहन पर टिक के रह गया था। रिक्शे की आमदनी से वह घर के खर्चे पूरे करता, मगर जमीन की तमाम आमदनी वह अपनी बहन की पढ़ाई के लिए रख छोड़ता। जन्नत भी बहुत मेहनती थी। उसने हमेशा अच्छी पोजीशन ली थी और अपने भाई की उम्मीदों को शर्मिंदा नहीं होने दिया था। ज़बरदस्त यार, कितना अच्छा तरीका है नासर आदम के पढ़ाने का, जुनैद ने तारफ़ाई लहजे में कहा तो सारे ग्रुप ने उसकी टेड़ा में सर हिलाया। पर्सनालिटी भी तो कितनी शानदार है, शीतल ने अपना बड़ा सा चश्मा ज़रा सा नीचे करते हुए कहा। और लहजा कितना असरदार था। सच में मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लेक्चर उनके होंठों से निकलकर मेरे दिल व दिमाग पर लिखा जा रहा है। नूरैना ने जदुई लहजे में कहा, सुनो बेटा। भारी मगर नरम लहजा सभी को मोटावज्जह कर गया। वह सब तेजी से उठ खड़े हुए। मिस शीतल, नूर, ज़ारा और फिज़ा, आप लोग प्लीज़ ज़रा मुझे मेरे रूम में आकर मिलें, प्यार से कहते वह वापस मुड़ गए और बाकी सब बहुत रास्ता से उन चारों को घूरने लगे जो यकीनन अपनी ज़ाही न होने की वजह से अपने टीचर के दिल में जगह बना चुकी थीं। वह चारों कुछ पल ही में उनके ऑफिस पहुंच चुकी थीं। आई एम सॉरी, मगर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था। जी सर, ज़रूर, सब एक जबान होकर बोली। मेरा उसूल है कि मैं अपने क्लास से कुछ अच्छे लोग चुनकर उन पर अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी इस्तेमाल करता हूँ, मतलब उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। आप लोग बहुत ज़ाही नहीं और बदकिस्मती से इंडिया में लड़कियों के लिए सहूलत कम और प्रॉब्लम ज़्यादा है। सो मैंने आप लोगों को इसीलिए चुना कि आप लोगों को कोई भी मसला चाहे यहीं या अपनी फैमिली की तरफ से हो, प्लीज़ एक बार मुझ पर भरोसा ज़रूर करना। हो सकता है मैं आप लोगों को हिंदुस्तान का एक कामयाब फाउंडर बनने में मदद दे सकूं। वह संजीदगी से बोले। शुक्रिया सर, नूर ने सबकी तरफ से जवाब दिया। और मैं आप लोगों से एक खास रिश्ता भी बनाना चाहूँगा ताकि आप सब मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर करने में झिझक महसूस न कर सकें।
वह सब कौन की? मेरी उम्र के 52 साल गुजर चुके, नौकरी के यही कुछ साल हैं जो मैं यहाँ गुजारना चाहता हूँ, फिर कभी मुझे ऐसा मौका मिले न मिले, इसीलिए मैंने आप सबको चुन लिया। उन्होंने थोड़ा ठहर कर कहा। आप चारों की तमाम मालूमात देखकर मैं हैरान रह गया। सबका ताल्लुका अलग अलग स्टेट से है, मगर एक जैसी काबिलियत और बैकग्राउंड, सो मुझे लगा मैं अपनी मेहनत और मदद से आप चारों को संवार कर हिंदुस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करा सकता हूँ। तुम सब मेरी बेटियों की तरह हो और आज मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम सब मुझे एक टीचर नहीं बल्कि अपने बाप की तरह ही समझो और बिला झिझक अपने प्रॉब्लम बताती रहो। उनकी बात खत्म हो चुकी तो वह उनका शुक्रिया अदा करके बाहर आ गई। लगता है, वफा खुशी से बोली। सोचो तो जरा, हम और सर आदम की बेटियों। जारा ने उंगली काबाए। हम आदम की बेटियों, शीतल ने कुछ सोचते हुए दोहराया था। आफताब खुद उसे सुबह यूनिवर्सिटी छोड़ जाता और फिर ले भी जाता। आफताब की शादी के बाद भाभी ने सारे घर के काम संभाल लिए थे, सो अब हमने भी हर वक्त उसे ढंकना छोड़ दिया था। जमीनों तक नहर आई तो जैसे उनकी तकदीर ही बदल गई। पानी की कमी पूरी हुई तो जामनम ने बेहतरीन पैदावार देना शुरू कर दी। हालात भी बेहतर होते गए। आफताब ने घर को पूरा नया बनाया तो सबसे खूबसूरत कमरा उसी का सेट किया गया और उसे हर सहूलत दी ताकि जन्नत को जरा भी मुश्किल न हो। भाभी भी उसकी दोस्तों की तरह थी, सो वह बेफिक्र होकर पढ़ाई में मगन रही। झील की तरह पुरसुकूना जिंदगी में हलचल तब मची जब उस लंबे कद लड़के ने उसकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया। वह उस लड़के से अनजान न थी। वह फाइज़ा डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था, मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि इंग्लिश लिटरेचर का दीवाना था और ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि वह इंग्लिश के नबीला प्रोज और पोएट्री के नोट्स कुछ ही घंटों में बहुत आसान अंदाज़ में बना देता। वह उनके क्लास फेलो उमर अली खान का खजाना था और अक्सर उससे मिलने आता था। वह उमर की मदद भी कर दिया करता था पढ़ाई में। वह धीरे धीरे दूसरे स्टूडेंट्स की भी मदद करने लगा और उनके डिपार्टमेंट में बहुत मशहूर हो गया। जन्नत को पता भी न चला कि उसके जैसी खामोश तबीयता की लड़की उस जैसे हंसमुख और बातूनी लड़के के दिल में घर कर गई। वह अक्सर जब उमेरा के साथ हरी हरी घास पर बैठा नोट्स बना रहा होता और जन्नत पास से गुजरती तो वह मधुर आवाज में गाने गुनगुनाने लगता, लेकिन जन्नत हमेशा ही उनसे बेखबर रही। जब सेमेस्टर का पेपर देकर घर जाने लगी कि चमचमाती काली कार उसके पास आकर रुक गई। सुनिए एक मिनट, खूबसूरत लहजा उसे मोटावज जोहा कर गया। उसके उठते कदम यम से गए। आइए आज मैं आपको छोड़ देता हूँ। और वह इनकार न कर सकी। चुपचाप उसके साथ ही फ्रंट सीट पर जा बैठी। सारा रास्ता खामोशी से कटा था। वह किसी बात का इंतजार ही करती रही। उसकी मंजिल आ गई और जब वह मायूस होकर नीचे उतरने लगी तो उसने कितने अजीब तरीके से जन्नत को अलविदा कहा था। जन्नत, वह जो दरवाजा भी बंद कर चुकी थी, खुले शीशे से उसकी पुकार सुनकर कौंकी और मुड़कर उसे देखने लगी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपके जवाब का इंतजार करूँगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे, तेजी से कहता वह गाड़ी भगा ले गया और वह उसके इस कदर अचानक और शर्मीले इजहार पर देर तक हंसती रही। वह दिन उसकी जिंदगी के खूबसूरत दिनों में से एक था। जन्नत तो जैसे बनी ही आदम के लिए थी। वह भला उसे कैसे इनकार कर सकती थी। आदम के इजहार के बाद खुद उस पर यह राज खुला कि वह भी अंदर ही अंदर न जाने कब से मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार थी। सो उसने भी उसकी तरफ कदम बढ़ाने में जरा भी देर नहीं लगाई थी। क्लास खत्म होते ही वह दोनों जैसे हंस के खूबसूरत जोड़े की तरह सारी दुनिया को बुलाए बस एक दूसरे में गुम रहते। यूनिवर्सिटी का फाइज़ा और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से लगाती केबिन होता या उसके सामने बिछा खूबसूरत लान, लेबरी के पुरसुकूना माहौल में या अलग अलग पार्टियों के हंगामों में वह एक दूसरे के लिए जरूरी हो जाते। कभी कभी वह दोनों अपनी क्लास छोड़कर लंबी ड्राइव पर निकल जाते और घंटम नदी के किनारे बैठे एक दूसरे से लंबे साथ और वफा के वादे करते गुजार देते। इश्क और मुश्क तो वैसे भी छुपाए नहीं छुपते, मगर उन दोनों ने तो छुपाने की कोई कोशिश भी नहीं की थी। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि सच्ची मोहब्बत की थी। मासूम ख्वाहिशों और पाकीज़ा जाजबाम से सजी मोहब्बत। तभी उन दोनों के दिल में कोई डर नहीं था। जन्नत की सहेलियां उसे छेड़ने लगी थीं और उसकी बेहतरीन दोस्त जाहिदा तो उसे देखते ही गुनगुनाने लगती। पगली निगाहें न लड़ा नुकसान होते हैं। ऊंची दुकानों पर हमेशा फीके पकवान ही मिलते हैं। वह जन्नत को हमेशा समझाती रही कि आदम अली खान का ताल्लुका मालदार घराने से है और वह खुद एक गरीब घराने से ताल्लुका रखती है। सो उसे हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। मगर जन्नत मोहब्बत के तूफान में इस तरह जकड़ी थी कि खुद को बस आदम अली खान के हवाले कर दिया था। उसे न अपने आज की फिक्र रही थी, नहीं कल का कोई डर। उसे आदम अली खान की मोहब्बत की सच्चाई पर यकीन था और अपने भाई की मोहब्बत पर गुरूर कि वह उसकी कोई ख्वाहिश राडाड़ा नहीं करते थे। फुप्पो मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आप प्लीज़ मेरे लिए एक बार उनसे मिलकर तो देखो। समरा के लहजे में छुपी मोहब्बत के जज्बे से वह कैसे अनजान रह सकती थी कि वह खुद भी तो उस राह की राही थी।
समरा, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बेटा, प्लीज तुम मुझसे कोई ऐसी फरमाइश न करो जो मैं पूरी न कर सकूं। वह तड़प के बोली, मैं आपसे अपनी मोहब्बत मांग रही हूँ फुफ्फो। समरा ने रिक्वेस्ट की थी। यह मोहब्बत ही तो आग का दरिया है बेटा, अपना सब कुछ जला बातोगी। इसके बगैर भी तो मेरा सब कुछ खाक हो जाएगा, फिर मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं है ना। पलकी भीगने लगी। नहीं समरा, मोहब्बत गुनाह नहीं, यह बहुत खाली से जज्बा है बच्चे, लेकिन इसके रास्ते बहुत कांटे भरे हैं और फिर मंजिल का कुछ पता नहीं चलता। तुम रेगिस्तान समझकर चले जाओ और मंजिल सिर्फ एक धोखा। समरा चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चली गई। वह समझ गई कि वह नाराज होकर गए हैं। उन्होंने तकिए से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। बंद पालकों तले कितने मंजारा साफ होते गए। उसने सबसे पहले भाभी को भरोसे में लिया था, वैसे भी वह तालीम पूरी कर चुकी थी और आफ्ताब भाई उसके लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। भाभी से उसकी गहरी दोस्ती थी, सो उसने उनकी मदद ली थी। भाभी ने आफ्ताब तक बात पहुंचा दी थी और आज जब लाला ने उसे चाय लेने के लिए कहा तो वह सोच भी नहीं सकती थी कि आफ्ताब भाई उससे आदम के बारे में पूछेंगे। वह तो हैरत से उनका चेहरा टेक गई। जन्नत बेटा, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितनी मोहब्बत से पाला है और फिर यह भी मालूम है तुम्हें कि मैं आजकल बाहर मुल्क जाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सब इकट्ठे जाएं। फिर मेरे दोस्त ने वहाँ मेरे लिए नौकरी का भी इंतजाम कर रखा है। मैं यह घर और ज़मीनें भी बेच रहा हूँ और अब ऐसे हालात में यह सब। वह कहते कहते रुक गए। भाई वह बहुत अच्छा आदमी है, मेरा बहुत ख्याल रखेगा, फिर तुमने वैसे भी तो मेरी शादी करनी है ना। आफ्ताब उसे देखता रहा। उसकी नन्ही सी जन्नत कितनी बड़ी हो गई थी। जन्नत, मैंने तुम्हें बहुत नाजों से पाला है। तुम जानती हो मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश राडाडा नहीं कर सकता, मगर फिर भी मुझसे यह नहीं होगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से इस आग में झोंक कर दूं। हम गरीब लोग और कहूँ वह दौलतमंदा आदम अली। भाई ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता लाला, बहुत मोहब्बत करते हैं हम एक दूसरे से। वह टापी, मोहब्बत आसान नहीं है जन्नत, पता है मोहब्बत एक रेगिस्तान की तरह होती है जिसके चारों तरफ सुनसान जंगल होता है। रेगिस्तान में चाहे कितना ही लंबा पड़ाव डालो, मगर एक न एक दिन वहां से निकलना ही पड़ता है और तब जुदाई की तपती दोपहर और लंबी अजीब रातों को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिलन के हरे भरे मैदान से करीब, जुदाई की सख्तियों और मुसीबतों के रेगिस्तान जहां तन्हाई और तकलीफ के साथ अपनी ही हसरतों और ख्वाहिशों की लेज उठाए नंगे पैर चलना पड़े। कैसे जाने दूं तुम्हें ऐसे सफ़र पे कि जिसकी मंजिल ही धोखा है। उन्होंने कितनी गहराई से उसे इश्क व मोहब्बत के रास्ते और उनके उतार चढ़ाव होने समझा दिए थे। नहीं जन्नत, तुम आदम अली खान को भूल जाओ, भाई ने साफ मना कर दिया। और जन्नत, वह तो जैसे हंसना ही भूल गई। रात जगों ने आंखों में डेरे डाल दिए। वह अब भाई के सामने जाने से भी बचती। एक तरफ भाई के इनकार से उसकी जान पर बन आई थी, दूसरी तरफ उस दुश्मन ने जंग का सोच सोच के दिल परेशान होता। उसकी लाल आंखों का दर्द और हर वक्त मुस्कुराते होंठों पर छाई उदासी आफ्ताब के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। तभी उन्होंने एक बार फिर उसकी जिद मान ली थी। वह उसकी शादी आदम अली खान से करने पर राजी हो गए। आदम अली खान ने सब कुछ खामोशी से करने पर जोर दिया। उसकी तरफ से बस कुछ लोग ही निकाह में शामिल हुए। न ढोल बजे न बाजे, नहीं उसकी सहेलियों ने गीत गाए। बस भाभी ने उसे मेहंदी लगाई और दुल्हन बनाया और निकाह के बाद भाई और भाभी को रोता छोड़कर वह जन्नत बीबी से जन्नत आदम अली खान बनकर हवेली चली आए। आज उसे अमम की बहुत याद आई थी। अगर वह होती तो शायद कभी इस तरह सादगी से उसकी शादी करने के लिए राजी न होती। यह तो बस भाई थे जो उसकी हर जिद के आगे हार जाते थे और जन्नत तो बस अपनी जिद में ही खुश थी। आदम खान की संगत में वह तो जैसे जन्नत की बासी हुई। दोनों को एक दूसरे के बिना कुछ पल बिताना मुश्किल हो जाते। आदम खान यूनिवर्सिटी में जिस कदर शर्मीला और कम बोलने वाला मशहूर था, शादी के बाद उसकी बेखुदी जन्नत को पानी पानी किए जाती। वह सारा दिन उसे गाने सुनाते रहता। आफ्ताब ने एक दो बार चक्कर लगाया, मगर उसे नई जिंदगी में मगन और खुश देखकर उनके दिल को भी सुकून मिल गया। उन्हीं दिनों उनका अमेरिका जाने का इंतजाम हुआ तो वह जन्नत को अलविदा कहकर बीवी के साथ अमेरिका चले गए। जन्नत रो रो के बिला कटी रही, मगर आदम की मोहब्बत ने जल्द ही उसे संभाल लिया। उसके दिल में आदम की अमीरी का जो डर था वह भी खत्म हो गया। भाई कहते हैं कि मोहब्बत रेगिस्तान है, मोहब्बत तो जन्नत है भाई, जिंदगी है। भला मोहब्बत का जंगल से क्या लेना देना भाई भी ना। दिल ही दिल में खुद से बातें में आया तो वह झटके से उठकर उसके सामने जखरी हुई। कहाँ थे तुम? उसने एक मुटमैना सी निगाह गहरी निंदा सोए आदम पर डाली और खिड़की के पर्दे गिरा दिए। आदम के पहलू में लेटते ही उसे गहरी निंदा ने जकड़ लिया। शादी के बाद आदम के सब घर वालों का रवैया उसके साथ अगर अच्छा नहीं था तो बुरा भी नहीं था।
आदम की अपनी फैमिली में सिर्फ 9 थी, लेकिन चूंकि फैमिली जुवेंट थी, इस बड़ी हवेली में तो उसके चाचा और फुफ्फो के खानदान के तमाम लोग मिलाकर 25 लोग थे और इतनी बड़ी हवेली में उसे यह लोग भी बहुत कम लगे थे। उन सबसे मिलकर जन्नत बेहद खुश थी और उनसे अच्छी भली दोस्ती भी हो गई थी उसकी, मगर 2 लोगों से वह हमेशा डरी रहती थी, एक आदम की मां से और एक उसके चाचा के बेटे जमान से जो आदम से उम्र में बड़ा था। दिल में छुपा यह अनजाना सा डर बहुत जल्द ही उसके सामने हकीकत बनकर खड़ा हुआ था। उसकी शादी को 4 महीने हो गए थे। आदम आजकल जमीनों पर बिजी रहने लगा था। वह घर में बैठे उसकी राह टाकटे बोर हो जाती, कभी यह इंतजार जल्दी खत्म होता, मगर अक्सर ही आदम को शाम हो जाती, तब जन्नत निढाल सी इधर उधर फिरती। उसके आते ही जन्नत के चेहरे की चमक लौट आती, मगर वह बस कुछ लम्हे ही उसके पास ठहर पाता, फिर वह जमान को सारे दिन की रिपोर्ट देने और उसके बाद अमम से मिलने उनके कमरे में जाता तो रात को वापस पलटता। आज भी ऐसा ही हुआ था। वह 11:30 बजे के करीब कमरे में आया। अमम और भाई ने बुलाया था। उसने सादा सा जवाब दिया, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आखिर रोज उन दोनों को कौन सा काम याद आ जाता है कि तुम्हें बुला लेते हैं और मैं यहाँ तड़पती रहती हूँ। तो सो जाया करो। वह बाथरूम की तरफ बढ़ा। मैं तुम्हारे बगैर कैसे सो जाया करूँ? तुम जानते हो मुझे इतने बड़े कमरे में अकेले सोते हुए कितना डर लगता है। वह चिल्लाई। हुसा। आदम ने झटके से उसे खुद से लगाते हुए उसके मुंह पर हाथ धरा। आइंदा इतनी ऊंची आवाज में बात मत करना जन्नत। हमारे खानदान की औरतों की आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती, उसने धमकी वाले लहजे में कहा। जन्नत ने झटके से खुद को छुड़ाया। मैं कोई औरत नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, अक्ल वाली बीवी जो अपना हक समझती भी है और लेना भी जानती है। वह फिर से फट पड़ी। प्लीज सो जाओ, मैं वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ। आदम ने बेड पर बैठते हुए जैसे हार मानी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वह फौरन उठकर दरवाजे पर गया। भाई आप। जमान को सामने देखकर वह हैरान हुआ। आदम खान, तुम्हें अपनी जिद पूरी करनी थी सो कर ली, मगर अब यह तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को हेवलमम रहने के तरीके सिखाओ। आइंदा उसकी आवाज कमरे से बाहर न आए, गुस्से से कहकर वह वापस मुड़ गए। आदम ने दरवाजा बंद किया और एक सख्त नजर जन्नत पर डालकर बेड पर लेट गया। जरा ही देर में उसके खराटी गूंजने लगे थे। जन्नत के आंसू सारी रात उसका तकिया भिगोट रहे। चाची, आपकी बेटी स्कूल नहीं जाती क्या? जब से उसकी शादी हुई थी, सिवाय कुछ छोटी बाचियों बच्चों के, उसने बड़ी बाचियों को कभी स्कूल जाते नहीं देखा था। आखिर उसने चाची से पता करने की ठानी थी। नहीं, हमारे यहाँ बस 8वीं क्लास तक ही पढ़ाते हैं बाचियों को, क्योंकि गांव में आगे स्कूल है नहीं और बच्चे शहर में जाकर पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। चाची ने नपे तुले लहजे में जवाब दिया। वह हैरान हुई। नहीं, लड़कियों के लिए यह काफी है, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी? फिर वैसे भी उन्हें घर से दूर जाने की भी इजाजत नहीं है, तो घर पर पढ़ाएं, प्राइवेट इम्तिहान दिलावें, मगर बाचियों का फ्यूचर तो खराब न करें। क्या ऐसा हो सकता है? घर बैठे भला कैसे तालीम हासिल करेंगी बाचियां? चाची के लहजे में खुशी सी उभरी। उसे खुशी हुई कि कम से कम उनके दिल में बाचियों की तालीम की ख्वाहिश तो थी। आप फिक्र न करें, यह मेरा मसला है। वह ख्यालम ही ख्यालम में उनकी तालीम का इंतजाम करने लगी। यह तुम्हारे मसाले नहीं है, वह हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा इनसे कोई वास्ता नहीं, सो उनके हक की फिक्र तुम मत करो। जामना भाई न जाने कब वहां आए थे। उनके सख्त लहजे ने दोनों को चौंका दिया था। आप लोगों ने कभी किसी कुम्हार को देखा है? कितनी महारत से वह अपने कीचड़ में लटापटा, हाथों से गीली मिट्टी से नफरत किए बगैर उसे कितनी ही शकल दे देता है। उसके गंदे हाथों से भले ही आप लोगों को सख्त नफरत होती हो, मगर उन्हीं हाथों से ऐसी अच्छी अच्छी नायाब चीजें बनती हैं कि बड़े फाखर से हम न सिर्फ उन्हें अपने घरों में सजाते हैं, बल्कि रोजाना इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में पढ़ाई एक ऐसी शय है जिसके पास न तो हुनर और महारत वाले हाथ होते हैं, नहीं सूंधी खुशबू से महकती गीली चिकनी मिट्टी, लेकिन फिर भी यह हमारे किरदार, अक्ल और शौक को इतनी खूबसूरती से एक मुनासिब वजुड़ा में ढालाता है कि हमारी शख्सियत निखर सी जाती है। तो लड़कियां भी जा सकती हैं शहर, हमारे लिए राहें आसान और मंजिल करीब होती जाती हैं। ऐसे रंग भर देती है हमारे ख्याल के सादा पन्ने पे कि हमें जिंदगी के सभी रंग समझ में आने लगते हैं। हर किस्म के हालात को सामना करने की ताकत भर देती है हमें। मेरा तो यह भरोसा है कि तालीम किसी भी और कौम के शानदार फ्यूचर के मलकरल ये फाउंडेशन की हैसियत रखती है और लड़कियों की तालीम इसी फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाला बहुत बड़ा हिस्सा है। सो लड़कियों की एजुकेशन जिस मुल्क में ज़्यादा अच्छी होगी, तरक्की उतनी ही तेज होती जाएगी। सारा हाल तालियों से गूंजने लगा था। यूनिवर्सिटी की यूथ विंग ने फेमिनिज्म एजुकेशन के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था और सर आदम अली खान की स्पीच सुनकर सभी ने उन्हें दाद दी थी, सिवाय सर तौकीर के। उनकी स्पीच के दौरान सारा वक्त एक तांजिया मुस्कुराहट उनके होंठों को घेरे हुए थी।
इस हक से महरूम किया जा रहा है। अलामत वाविन, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी आंखें भीग गईं। तुमने क्या कहा ड्राइवर से? वह दंत पीसकर बोला। वह गुनगुनाते हुए अपने कपड़े प्रेस कर रही थी कि अचानक ही आदम ने उसका बाजू दबाकर अपने सामने ला खड़ा किया। मुझे कुछ किताबें चाहिए थीं, वह उसका खूबसूरत चेहरा भिगो दिया। मंगवाई ही बस। वह सहम गई। किसके लिए? वह गरजा। हवेली के बच्चों के लिए। जन्नत बोली, तो उनके लिए मंगवा ली। क्यों मंगवा ली? क्या तुम्हें चाची ने बताया नहीं कि लड़कियों को आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं? उसने झटके से उसका बाजू छुआ। मगर क्यों? वह चिल्लाती हुई उसके सामने हुई। क्योंकि यह हमारी हवेली के उसूल है, आदम ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। लेकिन यह तो गलत बात है आदम, तालीम पर उनका भी हक है। तो गलत बात है आदम, तालीम पर उनका भी हक है, फिर उन्हें क्यों महरूम रखा जा रहा है? हवेली के चारों तरफ लान था, मगर दाएं तरफ वाला हिस्सा बहुत खूबसूरत था और उसकी बदकिस्मती कि वह बस खुली खिड़की से ही उस जगह को देख सकी थी। क्या मतलब आदम? मेरा दिल चाहा, कई बार उसने यहाँ आने की कोशिश की थी, मगर हर बार किसी न किसी ने यह कहकर रोक दिया कि वहाँ औरतों का जाना मना है। आज उसने जामना से खुद इजाज़त मांग ली और उम्मीद के खिलाफ उन्होंने उसे बड़ी खुशी से इजाज़त दे दी थी। ठंडी मुलायम घास पर कदम रखते ही उसे बहुत खुशी का एहसास हुआ था। वह कुछ पल इधर उधर टहलती रही, फिर पुरसुकूना सी गुलबम की कियारी के पास बैठ गई और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। उसे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। भाई भाभी भी अमेरिका खुश थे और कभी कभार उनसे बात हो ही जाती थी। यहाँ भी घर वाले उसे अच्छे ही मिले थे, बस एक अमन की खामोश गहरी काली आंखों से उसे अजीब सा डर महसूस होता। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कई बार जन्नत को लगता कि वह शैतानी चमक है, मगर वह अपनी ही सोच पर सौ बार तौबा करती और जमान भाई उसको उनसे भी डर लगता, न जाने क्यों, मगर उनकी आंखों में जन्नत को अपने लिए अजीब ही रंग नजर आते। उनका रवैया भी कुछ अजीब था। आदम के सामने वह उसके साथ बेहद सख्त रवैया रखते, मगर आदम के पीछे वह उससे बहुत आराम से पेश आते, उसकी हर बात का ख्याल रखते। वह उनके रवैये को सोचती चली गई। तभी किसी मजबूत हाथ ने उसे अपनी पनाह में लेने की कोशिश की थी। चमेली की जादू करने वाली खुशबू उसे आने वाले की पहचान करा गई। उसने खुद को उस मजबूत कैद की पनाह में देते हुए सुकून से आंखें मीच लीं। मजबूत सीने पर सर रखते ही उसे जैसे सारे जहां की दौलत मिल गई। ऊपरी मंजिल की खिड़की से झंकती दो काली आंखों की चमक और बढ़ गई थी। अपनी सारी घबराहटें मुझे दे दो जन्नत। जामना और आदम की आवाज़ एक जैसी होने के बावजूद वह जामना की आवाज़ अच्छी तरह पहचान चुकी थी। तभी क्रांत खा के दूर हटी थी, इतनी तेजी से पीछे हुई कि पाँव गुलबम की कियारी में जा पड़ा और कई घंटे उसका पैर जख्मी कर गए। वह जख्म से बेपरवाह फटी निगाहों से बस जामना को देखे गई। जमाना आप, वह हका लाए। हुसा। जमान ने अपने नरम गर्म हाथ उसके होंठों पर रख दिए। मुझे आप न कहा करो जन्नत, मैं जामना हूँ, सिर्फ तुम्हारा जामना। जन्नत को उनके चाहत भरे लहजे से सख्त घिन महसूस हुई। उन्होंने उसके खूबसूरत होंठों से हाथ हटाकर धीरे से उसका हाथ थाम लिया। छोड़ो मेरा हाथ। वह टापी। तुम छोड़ दो उस बेवकूफ़ जिसे तुम जैसे हीरे की कोई कदर नहीं, वह तुम्हारे काबिल नहीं है जन्नत। उसे न तो तन्हाई का एहसास, न तुम्हारे दर्द का। जन्नत उनका यह अंदाजा देखकर घबराहट से उनको देखे गई। तभी उसने बहुत जोर से जमान को धक्का दिया था। वह बस जरा सा डगमगे थे और जन्नत दौड़ती चली गई। जमान खान कितनी ही देर हवा में उसकी खुशबू महसूस करते रहे। जन्नत चाहकर भी किसी से इस बात को बता न पाई थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी खामोशी ने जामना खान को और ज्यादा ताकत दी थी और अगली रात वह बड़े धड़ल्ले से उसके कमरे में मौजूद थे। जन्नत तो दिल व जान से कांप गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? बहुत मुश्किल से खुद में हिम्मत पैदा करके उसने सख्त लहजे में कहा। यह हमारी हवेली है जन्नत, हम जहाँ चाहें जाएं, कोई हमें रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम तुम कहो तो दुनिया भी छोड़ सकते हैं। वह मुस्कुराकर उसके पास आ खड़े हुए। वह 2 कदम पीछे हटी तो दीवार से जा लगी। आप बस मेरे कमरे से चली जाएं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वह हाथ जोड़ते हुए बोली। आंसू खुद ब खुद ही उसका चेहरा भिगोने लगे। अच्छा, मैं चला जाता हूँ, मगर प्लीज तुम रो मत। जामना खान वाकई मचल गए। उसके आंसू देखकर वह फौरन दूर हट गए। चली जाएं, यहाँ से निकल जाए मेरे कमरे से, मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। वह जोर जोर से चिल्लाई थी। तभी दरवाज़ा खुला और आदम अंदर चला आया। जामना के चेहरे के इंप्रेशन एकदम बदल गए। वाह आदम खान वाह, तो अब हमें तुम्हारे कमरे से भी इज्जत करके निकाला जाएगा। उन्होंने एक चुपती निगाह जन्नत के जिस्म पर डालते हुए कड़वे लहजे में कहा। आदम खान ने एक तंबी ही निगाह जन्नत पर डाली जो मदद मांगने वाली नजरों से उसकी तरफ ही देख रही थी। मैं माफ़ी मांगता हूँ भाई, आप प्लीज बैठें।
आदम ने जन्नत को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए कहा। वह हैरान सी आदम को देखती गई। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे नहर वाली जमीन के कागजात चाहिए थे, तुम आना। वह तेजी से बाहर निकल गया। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने। वह हाय के कके, वह मेरे बड़े भाई हैं जन्नत, तुम्हें कम से कम मेरी वजह से ही उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। उसने झटके से जन्नत का बाजू छोड़ते हुए मायूस से लहजे में कहा। अब मैं आपको कैसे बताऊं आदम, मुझे उनसे डर लगता है। वह बेवजह रोने लगी। जन्नत, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम अगर अलग घर में रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें वह देने को तैयार हूँ, मगर प्लीज मेरे घर वालों के सामने ही मुझे शर्मिंदा करना छोड़ दो। वह सर दोनों हाथों से पकड़कर बेड पर गिर सा गया। नहीं आदम, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ, मगर जमान। वह तड़प के उसके सामने आ गई। क्या जमान? हाँ, उसने नाराजगी। जमान, वह मुझे बहुत तंग करते हैं आदम। वह मुझे, और वह ज्यादा कुछ भी कह न पाई थी। काटखा की जोरदार आवाज ने न सिर्फ कमरे के माहौल को बल्कि जन्नत की रूह तक को दहला दिया था। गाल पर हाथ रखे भीगी आंखों के साथ वह अपने शौहर को देखती रही। मेरे खानदान की नफरत में तुम इस हद तक जा सकती हो, इतना गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था जन्नत। आदम के लहजे के साथ उसकी आंखों से भी बेएतबारी टपक रही थी। यह झूठ नहीं है आदम, प्लीज, में वाकई। यह तड़प के एक बार फिर उसके सामने आ खड़ी हुई। वह बड़े भाई ही जन्नत, उन्हें पता है अपनी इज्जत का कि एक भाई की बीवी से उनका रिश्ता है। वह मरकर भी ऐसा नहीं सोच सकते, समझी। जन्नत को उसके मान भरे लहजे पर हैरत से ज्यादा दुख हुआ। और फिर उन्हें कोई कमी नहीं है औरतों की, तो वह भला तुम्हारी तरफ क्यों देखेंगे? वह गुस्से से होंठ कुचलने लगा, जैसे उसकी बर्दाश्त जवाब देने लगी हो। मर्द पर जब साटन याट सवार होती है तो फिर उसके लिए कोई बात मायने नहीं रखती आदम। वह बस अपनी लालच पूरी करता है, अपनी ख्वाहिश के लिए जीता है। वह रिश्तों की पाकी तक पमाल कर देता है। न रस्म रिवाज का न समाज का, दामन दागदार होता है तो सिर्फ औरत का। डर, घबराहट और दामन बचाने की लाख कोशिशों के बावजूद उसके हिस्से में आती है तो बस रसवाई, टूहमटिंग, दाग और सवाल। लोगों के अपने खानदान वालों के मर्द का यकीन सभी कर लेते हैं, और वह भी आंखें बंद करके। मगर औरत का यकीन कोई नहीं करता, क्योंकि मर्द ताकतवर है और औरत मजबूर और बेबस। अमम ने मुझे कितनी बार कहा कि तुम हवेली के लोगों के साथ खुश नहीं हो, सो तुम्हें अलग घर ले दूं। मगर मैंने सोचा मुहाबतम से गुंजी मेरी जन्नत सारी हवेली को जन्नत बना देगी। मैंने कितना गलत सोचा था जन्नत। वह बोलता चला गया। भाई ने कितनी बार मुझे कहा कि तुम सारा दिन फोन पर अपनी दोस्तों से तो बातें कर सकती हो, मगर हवेली की औरतों से नहीं कर सकती। मिल बैठना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, सो अच्छा ही है तुम्हें शहर में घर ले दूं, लेकिन मैं तुम पर इतबार करके उन सबको जुटा लाता रहा। जन्नत गुमसुम सी याद करने लगी कि क्या वाकई उसने कभी इस हवेली के रहने वालों से नफरत की थी। वह तो हमेशा उनसे घुलना मिलना चाहती थी, मगर अमम और भाई खुद ही। लेकिन अब याद रखो जन्नत, अगर तुम मेरे साथ मेरी इस खानदानी हवेली में यहाँ के सादा दिल लोगों के साथ नहीं रह सकती तो कहीं भी नहीं। इस हवेली से बाहर अगर तुम किसी दूसरी जगह रहने जाओगी तो मेरे नाम के बगैर, वरना यही गुजारा करो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। उसे बिस्तर पर फेंकते हुए वह चला गया और वह बेवजह तकिया भिगोने लगी। चाची, उसने मेरी बात पर यकीन करने के बजाय मुझ पर हाथ उठाया। यह भला कैसी मोहब्बत हुई? सलमा चाची भी उसकी तरह पढ़ी लिखी थी, लेकिन थी उनके खानदान की, तभी उन्हें जन्नत के कमरे में आने में परेशानी नहीं हुई थी। उसने सलमा चाची को बिला झिझक ही सब कुछ बता दिया था। वह ऐसे चुप हो गई जैसे यह उनके लिए कोई छोटी हांपने लगी, तो खुद ही खामोश हो गई। अलामत वावीन, तुम्हें यह सब ऐसे ही आदम को नहीं बताना चाहिए था, बल्कि किसी अच्छे मौके की तलाश करती। बहुत देर बाद उन्होंने कहा तो वह हैरान रह गई। कैसा मौका चाची? हर वक्त साये की तरह मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वह क्या अपनी इज्जत लुटाने का मौका ढूंढाती रहती? वह सख्ती से बोली। यह लोग बहुत गारटामंडा हैं जन्नत। वह ऐसी बात सोच भी नहीं सोचते, और अगर कोई साटनियाट पर उतर भी आए तो उनके घर वालों को यकीन नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ भाभी को बिल्कुल मुँह का दर्जा दिया जाता है। रही बात जामना की, तो वह शुरू ही से ऐसा है। जरा सी खूबसूरती देख के उसकी राल टपकने लगती है, मगर आदम उसकी आदत से अनजान है, क्योंकि वह ज्यादा दिनों तक पढ़ाई के लिए बाहर रहा है। तभी वह उसकी बात मानने से मजबूर है। फिर तुम खुद सोचो कि तुम्हारी शादी आदम से कराने के लिए आदम का सबसे ज्यादा साथ खुद जामना ने दिया है, तो आदम भला उसकी अच्छाई कैसे भुला सकता है? आदम बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि वह न समझ भी है। इनमें एक बात बहुत आम है कि यह अपने भाई पर बहुत भरोसा करते हैं और उनकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। यही सब आदम का मसला है। बस तुम अब सिर्फ दुआ ही कर सकती हो कि किसी तरह यह सब कुछ खुद ही आदम पर जाहिर हो जाए।
मेरे ख्याल में तो तुम्हारे पास सब्र के सिवा कोई चारा नहीं और सब्र ही दुनिया के हर मसले का बेहतरीन हल है। वह चुप हुई तो जन्नत उन्हें न समझी से देखे गई। वह उसके घने बालों पर हाथ फेरने लगी। देखो बेटा, जब हम किसी मामले में जल्दबाजी करते हैं तो इसका मतलब हम सब इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी जब हम सब्र कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब हम हर इख्तियार अपने रब को सौंप कर उसके फैसले के इंतज़ार करने लगते हैं और सब कुछ अंजाम तक अपने खुदा के हाथ में देने से, अल्लाह को अपना मालिक मान लेने से हमारा दिल पुरसुकून हो जाता है और हमें वाकई अपनी सोच से बढ़कर उस सब्र का बदला मिलता है। तुम भी अपना मामला खुदा पर छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वह पुरसुकून निगाहों से चाची को देखती रही। अस्सलामु अलैकुम सर। नूर और शीतल लाइब्रेरी की तरफ जा रही थीं कि सर तौकीर को आता देखकर रुक गई। वलेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो रही हैं आप लोगों की स्टडीज? उन्होंने भी भरपूर प्यार से जवाब दिया। बहुत बेहतर सर, खासकर सर आदम के आने के बाद तो बहुत अच्छा। नूर ने पुराजोसा लहजे में कहा, सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, फिर हमें तो वह बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझते हैं, हर मसाले में हमारी मदद करते हैं, बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं सर आदम। शीतल बोलने पर आए तो बोलती चली गई। बहुत मेहरबानी, लेकिन यह सिर्फ आप लोगों की सोच है। उन सबको बातों में पता ही न चला कि कब सर आदम भी वहाँ ठहरे। बिल्कुल ठीक कहा आदम आपने, सर तौकीर ने इतनी ही तेजी से कहा जितना अचानक सर आदम आकर बोले थे। वाकई यह उन बाचियों की अच्छी सोच है जो हर इंसान को अच्छा समझने लगती है। मगर एक बात याद रखना बेटा, इस खुदगराजा और मतलबी दुनिया में सच्चे और अच्छे लोगों का मिलना बेहद मुश्किल है। मैं चलता हूँ, आप सब अपना ख्याल रखना। वह कहकर तेजी से आगे बढ़ गए थे। पता नहीं क्यों, मगर उन सबने सर तौकीर के लहजे में कड़वाहट सी महसूस की थी। आजकल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, अजीब निगाह सी होती, इसलिए सुबह नाश्ते में एक गिलास दूध लेने के बाद दोबारा सो गई थी। मगर सिर्फ कुछ ही देर बाद किसी के रोने की आवाज़ से आँख खुल गई। उसने उठकर ध्यान दिया, आवाज़ नीचे हाल कमरे से आ रही थी। उसने जल्दी से बड़ी सी चादर से खुद को ढंपा और बाहर चली आई। जमान खान के डर से अब वह कमरे से बाहर चादर लेकर ही निकलती थी। नीचे उतरते ही उसकी नज़र तख्त के साथ ज़मीन पर बैठी रोती औरत पर पड़ी। अमम की तरफ उसकी पीठ थी जो सर उठाए एक शान से तख्त पर बैठी थी। मालकिन मेरी बच्ची पर रहम करो, खान से कहो कि वह पंचायत से नरमी की बात करे फैसले में। उसके रोते लहजे पर जन्नत का दिल भी रोने लगा। देखो सच, जो पूरी बिरादरी बैठी है इस पंचायत में और यह सबका मिला जुला फैसला है, भला जमान तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? अम्मा ने पाँव उसके सामने फैलाते हुए कहा, जो वह फौरन दबाना भी शुरू हो गई। आंखों से आंसू वैसे ही निकलते रहे। लेकिन मेरी बच्ची की उम्र भी तो देखो मालकिन, अभी तो 17 साल लगा है और वह बुढ़ा मुरीद में खुद बच्ची थी, तब से याद है वह फिर गिराए। तो यह तो तेरे शौहर को ख्याल रखना चाहिए था ना, क्यों खुद गया था दिन दहाड़े उसकी बीवी से चक्कर चलाने। अमन बिफर गई, तभी पाँव वापस खींच लिया। वह तो है ही कमीना, और मुरीद की बीवी भी पूरे मोहल्ले में मशहूर है अपनी कहानियों की वजह से। फिर मुरीद वेगारटा भी तो कितने धड़ल्ले से पंचायत बिठाकर या तो पैसे मार लेता है या फिर एक और मनपसंद बीवी। उसने दुपट्टे से आंसू साफ किए। जो भी हो, पंचायत जो फैसला करती है सबको कबूल करना पड़ता है। तुम अगर बेटी नहीं देना काहटिम तो 5 लाख रुपए जुर्माना भर दो, बात खत्म। हम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ मलाकिना। वह मायूसी से बोली, तो फिर जा, चुपचाप निकाह की तैयारी कर इस जुम्मेरात तक। अमन ने उसे जाने का कहा तो वह सिसकियां भरती अपनी खूबसूरत गोरी चिट्टी बेटी को लिए उठ खड़ी हुई। तभी जन्नत आगे बढ़ी थी। तुम बेफिक्र रहो, मैं बात करूंगी आदम से। अम्मा के चेहरे पर अचानक ही गुस्सा उभरने लगा। गुस्से से उनके सफ़ेद नरम गाल लाल पड़ने लगे। तुम्हें कितनी बार समझाया है हवेली के कामों से दूर रहा करो। तभी जन्नत ने भी जवाब दिया था, यह हवेली का मामला नहीं है, एक बेकसूर जिंदगी का सवाल है। गुनाह इसके बाप ने किया है तो सजा यह मासूम क्यों भुगत। जन्नत ने फौरन जवाब दिया। अम्मा की आंखों से आग निकलती महसूस होने लगी। तुम जाओ बेफिक्र होके, मैंने कहा ना। मैं खान से बात करूंगी, तुम्हारी बच्ची को हर कीमत पर इस सजा से बचाकर रहूंगी। यह मेरा जन्नत आदम खान का वादा है तुमसे। उसने एक तीखी सी निगाह अम्मा से कपकापट वजुड़ा पर डालते हुए उस कमजोर से कहा था। औरत को तसल्ली दी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। आदम शाम से कुछ देर पहले ही हवेली लौटा तो रूटीन के मुताबिक अमम के कमरे में ही गया। जन्नत की बेकरारी उसके आने के बाद और ज्यादा बढ़ गई। वह कमरे में ही इधर से उधर टहलने लगी। तभी वह शख्स कमरे में आया था जो उसकी जिंदगी की दौलत थी, उसकी मोहब्बत का अकेला हकदार था। लेकिन उस शख्स की लाल आंखों से झलकती तपिश और कांपते चेहरे को देखकर वह पल के पल में सहम सी गई और बासनी आ रही 2 कदम पीछे हटी। मगर सामने भी वही मजबूत जिस्म था, वह जो सुबह से शाम तक किसी बेगुनाह के ना किए हुए गुनाह के सजा पे कर रही थी।
अपने लिए कुछ सोचने के काबिल ही ना रही, चुपचाप अपनी मोहब्बत के हाथों पिटती रही। आदम खान ने थककर खुद ही उसे छोड़ा। अपनी इस सज़ा को याद रखना। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें कभी ना तो अम्मा के सामने जबान चलाने की हिम्मत होगी, ना ही किसी बेगुनाह की मदद करने के बारे में सोचने का हौसला। सख्ती से कहता बेड को जोर से लात मारता वह कमरे से बाहर निकल गया। जन्नत बेसुध पड़ी रही। वह रात उसके लिए क़यामत से कम न थी। वह जो सुबह से बेचैन थी कि आदम के आते ही उससे उस मजलूम औरत के बारे में बात करेगी, शाम से पहले ही खुद ही मजालूम की तस्वीर बन गई। फुप्पो, आप खाना खा लीजिएगा, मैं सफांडा यार के साथ हूँ। रात में मुझे घर के पास ही ड्रॉप कर देंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। तेजी से कहती समरा ने उन्हें बात करने का मौका दिए बगैर ही फ़ोन काट दिया था। उसके लहजे में टपकती बेकरीम महसूस करके वह और ज़्यादा फिक्रामंदा हो गई। तुम्हें कैसे समझाओ समरा, जिन घंटे भरे रास्तों पर तुम कदम जमा रही हो, मुद्दतों पहले मैं उन्हीं रास्तों की खाक छान चुकी हूँ और मुझे सिवाय दर्द और दुख के कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। खिड़की के शीशे पर पड़ने वाले बारिश के कटारों और उनके चेहरे पर लुढ़कते आंसुओं में तेजी आ गई। आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। हैरत अंगेजा तौर पर जिस्मानी और रूहानी तौर पर घाव लगने के बावजूद उसमें डर की जगह और ज़्यादा हौसला पैदा हुआ था। और लगातार सोच विचार के बाद अचानक ही उसे एक ख्याल आया। वह तेजी से चादर लिए हवेली के उसी साहना में चली आए जहां औरतों का आना मना था। वह वही गुलबम की कियारियों के पास जा बैठी और सज्जो की बेटी के बारे में सोचने लगी। आज बुध का दिन था, मतलब आखिरी दिन। कल उसका निकाह हो जाना था। उसे किसी हालत में नाकामी कबूल नहीं थी। उसे आदम की अमम से अजीब सी जिद हो गई थी। वह अपनी सोच में डूबी थी कि अचानक होने वाली आहट पर चौंक उठी। उसकी नज़र उठी और दिल ही दिल में उसने अपने अंदाजे के सही होने पर खुद को दाद दी। उसकी उम्मीद के ठीक मुताबिक वह जमान थे। मुझे आपसे काम था ज़ामना। उसने फौरन ही खुद से बात छेड़ी थी। वह उनकी बेखुदी को जानती थी, तब उन्हें कोई मौका दिए बगैर ही अपना काम निकलवाना चाहती थी। हुक्म करो जन्नत, बस यह आप न कहा करो हमें। उनके खूबसूरत चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। जन्नत ने जल्दी से सज्जो की बेटी की शादी रुकवाने का कह दिया। एक पल के लिए ज़ामना भी खामोश रहे तो उसकी रही सही उम्मीद भी दम तोड़ने लगी। वह खामोशी से अंदर की तरफ जाने लगी। जन्नत ने कह दिया तो हरगिज नहीं होगी, यह जमान खान का वादा है। उनकी भारी आवाज़ पर जन्नत का दिल खुशी से भर गया। वह मुड़कर उन्हें देखने लगी। कल हम घर पर नहीं थे, तभी आदम खान ने तुम पर, लेकिन जब से हमने सुना है, यकीन करो, दिल से तुम्हारा दर्द महसूस किया है। काश कि तुम एक बार मुझ पर भरोसा करो। उनकी बात पर खमखवाहा ही उसका दिल भरने लगा। अखीम चालकने को बेचैन हुई। मैं चलती हूँ। उसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। ठीक है, तुम आराम करो। जमान खान ने गहरी सांस निकालते हुए मुंह मोड़ लिया था। वह साहुलता से वापस चली आए। एक बार फिर उसे आदम अली खान से बहुत नफरत महसूस हुई थी। आफ्ताब भाई से उसकी बात होती रहती थी, लेकिन उसने अपने भाई से अपना कोई दर्द बांटना गवारा नहीं किया। उसने सज्जो की बेटी की जिंदगी बचा ली थी, मगर खुद जैसे दिन रात डर के अंगारों पर लौटने लगी थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी इस डरी जिंदगी से समझौता कर लिया था। खुद को कमरे तक ही समेट लिया था उसने। दरवाजा बंद करके सारा दिन वह आदम की राह तकती। आदम अब अक्सर रातों को भी घर से गायब रहने लगा था। उसने एक दो बार घर के नौकरों से पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया वह उसे और मायूस करने लिए काफ़ी था। बीबी, एक जगह कहाँ ठहरते हैं वह भंवरों की तरह, कभी इस नगर तो कभी उस नगर, फूल फूल का रस चूसते हैं, पर प्यास नहीं मिटती उनकी। फिर जमान की मिसाल उसके सामने थी। 2 शादियां कर चुके थे। दोनों बीवियां ही खूबसूरती में बेमिसाल थीं और दोनों ही बड़ी खुश दिली से उनके साथ निभाह कर रही थीं। फिर भी उनके दिल को चैन नहीं था। आज बहुत दिन बाद वह बाहर चमन में आई थी। नरम हरी भरी घास पर कदम धरते ही उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। वह धीरे धीरे कदम धरती इधर से उधर टहलने लगी। तभी आदम खान की जीप घर में दाखिल हुई। उसने एक गहरी नज़र फंटा सीट पर ड्राइवर के साथ बैठे आदम खान पर डाली। तभी उसकी निगाह भी जन्नत पर पड़ी। जन्नत ने फौरन उदासी से निगाहें फेर ली। उसका उजड़ा हुलिया आदम की रूह तक को घायल कर गया। मोहब्बत पर जमी आना की गर्द थोड़ी सी साफ हुई और वह सीधा अपनी जन्नत के पास चला आया। जन्नत, चलो तैयार हो जाओ, हम कुछ दिनों के लिए शहर चलेंगे। तुम शॉपिंग वगैरह भी कर लेना और घूम फिर भी लेंगे। उसने धीरे से उसका नरम व मुलायम हाथ अपने मजबूत हाथों में लेते हुए कहा तो जन्नत की उदास आंखों में खुशी छलक पड़ी। वह जो खुद भी अपने हम सफ़र की हमदर्दी को तलाश कर रही थी, फौरन राजी हो गई। और फिर कुछ ही पल में वह तैयार खड़ी थी कि अचानक ही अम्मा ने आदम को बुला भेजा। वह थोड़ी देर बाद ही वापस आया तो जाने क्यों जन्नत को थोड़ा उलझा उलझा महसूस हुआ। उसने पूछा भी, मगर आदम टाल गया। गाड़ी के हवेली से निकलते ही जन्नत में वही जोश जाग उठा था जो अब पास का हिस्सा बन चुका था। आदम ने एक उलझी सी निगाह उसके चेहरे पर डाली थी, जिस पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट सजी थी।
मैं सोच रही थी कि जॉब के लिए अप्लाई करूं, लेक्चरर की पोस्ट खाली है। हरे भरे खेतों की ठंडी हवा अपने अंदर उतारते हुए उसने एक जज्बे से कहा तो आदम चौंक गया। क्या मतलब, कैसे पता? जन्नत हैरान हुई। उमर ने बताया है, वैसे तौकीर भाई से भी कंफर्म किया है मैंने। उसने आराम से जवाब दिया। तुम अभी तक उन दोनों से कांटेक्ट में हो? आदम के लहजे में क्या था जन्नत समझ न सकी। सिर्फ उन दोनों से नहीं, मैं अपने सारे दोस्तों से कांटेक्ट में हूँ, उनके नंबर हैं मेरे पास। मगर बात क्या है? तुम्हें कुछ काम है? जन्नत हैरत से बोली, हम बहुत जरूरी काम। उसने कहते हुए गाड़ी की स्पेयर बढ़ा दी थी और सिर्फ 5 मिनट बाद वह दोबारा हवेली के ऊंचे लकड़ी के दरवाजे में दाखिल हो चुके थे, जिसका मतलब था कि आदम ने गाड़ी किसी दूसरे रास्ते से दोबारा हवेली की तरफ मोड़ दी थी और वह जो रास्तों से अनजान थी, समझ ही न सकी। जन्नत हैरानी से उसे देखती गई। उतरो, आदम खान ने हॉन्टा कुचलते हुए सख्ती से कहा। वह बैठी रही। उतरो नीचे, वह चीखा। जन्नत कांप गई और तेजी से नीचे उतर आए। उसके उतरते आदम अली खान वहां से गाड़ी भगा ले गया था। वह कई लम्हे वही खड़ी रह गई। तभी उसकी निगाह ऊपर खुली खिड़की पर पड़ी थी। काली आंखों के साथ पपड़ी जमे हॉन्ट भी मुस्कुरा रहे थे। वह नजर झुकाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। जन्नत आदम अली खान में बनने वाली है। इस खबर ने हवेली के साथ साथ सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। आदम तो जैसे बिल्कुल दीवाना हो रहा था। वह अब ज्यादातर घर पे रहकर उसका ख्याल रखने लगा, लेकिन इस मौके पर भी उसने आदम की मुंह की आंखों या रवैये पर कोई खुशी नहीं महसूस की। उसे सख्त मायूसी हुई थी। जामना तो खुद उसका बहुत ख्याल रखने लगे और उसकी हर जरूरत का खुद ख्याल रखते। यह बात आदम के लिए जितनी खुशी की थी, जन्नत के लिए उतनी ही परेशानी की। मगर वह आदम के रवैये में होने वाले अचानक बदलाव की वजह से सब इग्नोर करने लगी। उसने सीख लिया कि मोहब्बत के रेगिस्तान के अंदर ही पनाह ले ली जाए तो जंगल की तरफ से आने वाली गर्म हवाएं भी ठंडी महसूस होने लगेंगी। सो जन्नत ने खुद को पूरी तरह से आदम की पनाह में दे दिया था। जब तक आदम ना आ जाता तब तक एक नौकरानी हमेशा अब उसके पास रहती। जमान उसका हाल पूछने आते तो वह खुद को सोता जाहिर कर देती या तेजी से वाशरूम में घुस जाती। उसकी यह हरकत उसे बेशक मुतमईन कर देती, मगर जमान उसके भागने को समझ गए। तभी उन्होंने खुद ही किनारा कर लिया था। जन्नत उनकी इस अचानक खामोशी से भी घबराने लगी। जमान की खामोशी उसे किसी बड़े तूफान का आने का खतरा लग रहा था। लेकिन यह परेशानी भी उस वक्त पूरी तरह दम तोड़ गई जब खूबसूरत गोल मटोल सा असाफंडा यार उनकी जिंदगी में चला आया। उनकी जन्नत मुकम्मल हो गई। वह बिल्कुल आदम की शक्ल पर था, लाल व सफ़ेद रंगत, बहुत प्यारा। जन्नत तो सारा दिन उसे सीने से लगाए रखती। आदम एक बार फिर दिन रात बिजी रहने लगा था। हैरानी की बात तो यह थी कि जमान असफांडा यार से दिवागी की हद तक मोहब्बत करते थे। असफांडा यार 6 महीने का हुआ तो जामना का ज्यादातर वक्त घर पर गुजारने लगा। वह सारा दिन अब खुद असफांडा यार को संभालते, उसका डायपर तक खुद बदलते। सिर्फ उस वक्त असफांडा यार उसके पास लाया जाता जब भूखा होता या फिर सोने के लिए। मगर जैसे जैसे असफांडा यार बड़ा होता गया, वह खुद भी जामना के लिए मचलने लगता, यहाँ तक कि रात को भी उन्हीं के पास सोने की जिद करता। सुबह जब वह जामनम के लिए निकलते तो वह भी साथ हो लेता। यह या तो अब नाश्ते के टेबल पर उससे मिल पाती या फिर शाम को जब थका हारा असफांडा यार घर को लौटाता तो उसकी गोद में आते ही निंदा की वादियों में उतर जाता। वह उसे जी भर के देख भी न पाती कि जामना आदम से कहकर उसे मंगवा लेते। वह उसे अपने साथ सुलाने की जिद करती, मगर आदम हमेशा उसे अपने नज़दीक करके उसकी जिद खत्म कर देता। ना जाने क्यों, मगर अब उसे पहले से भी ज्यादा किसी बड़े खतरे का एहसास सताने लगा था। तौकीर, सर तौकीर जो आदम को अपनी तरफ आता देखकर तेजी से वहां से जाने लगे थे, सर आदम की तेज पुकार पर रुक गए। यार, एक मेरी बात तो सुन लो, सर आदम ने रिक्वेस्टा के लहजे में कहा। कुछ कहने सुनने को बचा ही क्या है। एक तेज निगाह उनके चेहरे पर डालकर वह कड़वाहट से बोले, प्लीज सिर्फ एक बार। सर आदम उनके सामने जा ठहरे। ठीक है बोलो, ऑफिस में बैठते ही मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, सर आदम ने कहा तो सर तौकीर ने भी सर हिला दिया। कुछ लम्हों बाद ही सर आदम के ऑफिस में मौजूद थे। अब जल्दी बात करो, मुझे क्लास लेनी है। सर तौकीर के लहजे में रुखापन महसूस करके सर आदम के दिल को कुछ हुआ। कभी उन दोनों की दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे और आज इस कदर दूरी, इतनी अजनबियत। मैं तुमसे मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुछ देर बाद वह टूटे लहजे में बोले, तुम खुद बटों आदम, जो कुछ तुमने किया, क्या तुम्हें मुआफ़ा कर देना चाहिए? सर तौकीर ने सख्ती से भरपूर लहजे में कहा, शायद नहीं, मगर तुम मुझे मुआफ़ा ना कर सको यह नामुमकिन भी तो नहीं है ना। उनकी आंखों में यकीन था। तुम मेरे मुजरिम नहीं हो आदम, तुम जानते हो यह बात। थककर सर तौकीर सर कुर्सी की पीठ से टिका दिया।
हाँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि मुजरिम न सही तुम्हारा कुछ न कुछ गुनाहगार तो हूँ मैं। दूसरी बात मुझे मालूम है तौकीर की उसका पता भी सिर्फ तुम ही मुझे बता सकते हो। सर आदम ने उस लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा तो सर तौकीर चौंक गए। ओह, तो यह बात है जिसके लिए तुम मुझसे मिलने के लिए बेचैन थे। उनके लहजे में अपने आप तांज़ सिमट आया। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं कुछ ना कुछ तो तुम्हारा भी गुनाहगार हूँ। तभी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन यह भी सच है कि मैं तुमसे जन्नत के बारे में भी पूछना चाहता था, ताकि तुम मुझे उसका पता बता दो और मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। शायद मेरे ज़मीर का बोझ कुछ हल्का हो सके। ज़मीर इतनी मामूली चीज़ नहीं कि तुम जब दिल चाहे उस पर बोझ ले दो या उतार दो, मिस्टर आदम अली खान। सर आदम खामोश रहे थे। मेरी क्लास का टाइम हो गया सर। तौकीर कुछ फ़िज़ा उठाकर उठ खड़े हुए। और हम भाभी अपने भाई आफ्ताब के पास अमेरिका चली गई थीं। सर आदम को वही अकेला छोड़कर वह ऑफिस से बाहर निकल गए। पूरे 7 साल बाद आफ्ताब के यहाँ औलाद हुई थी, जन्नत की भतीजी पैदा हुई थी। आज पूरे 2 महीने बाद उसके अपने भाई और भाभी से डिटेल से बातचीत हुई थी। वह दोनों बहुत खुशी से बुरा हाल था। वह बच्चों की खुद जन्नत तरह उछल रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा लाल हुआ जाता था। आदम ने बड़ी मुश्किल से उसे और नाचने से रोका था। बस करो, इतना खुश तो तुम असंदा यार के वक्त भी नहीं थी। उसने मोहब्बत से जन्नत के चेहरे पर आई काली लंठी हटाते हुए कहा। नहीं आदम, यह बात नहीं। असल में भाई की शादी को इतने साल बीत गए थे। भाई तो ठीक हैं, मगर भाभी बिल्कुल मायूस होने लगी थी। ऐसे में बेटी की पैदाइश पर वह कितना खिल गई हैं, आप सोच भी नहीं सकते। वह खुशी से बोली। तभी टेबल पर पड़ा फोन बजने लगा। आदम ने बढ़कर रिसीवर उठाया था। तौकीर, कैसे हो यार? उसने दूसरी तरफ से कुछ सुनते ही कहा तो जन्नत ने लपक कर रिसीवर उसके हाथ से खींच लिया। तौकीर भाई, आफ्ताब के यहाँ बेटी हुई है। उसने आदम के सख्ती से बिन सौंटम पर ध्यान दिए बगैर जोश से कहा। जब से आफ्ताब अमेरिका गया था, वह तौकीर में अपना भाई ढूंढने लगी थी। वह मज़े से बातें कर रही थी और आदम अली खान चुपचाप उसके चेहरे के रंगों को तख्ता मारे काबू के होंठ का बांट रहा था। वह निंदा की हमेशा कच्ची थी। तभी रात के पिछले पहर न जाने कैसा खटका हुआ कि उसकी आँख खुल गई। उसे सख्त प्यास महसूस हुई। उसने नीचे कालीन पर लेटी अपनी नौकरानी पर नजर डाली। वह गहरी निंदा में गुम थी। आदम आज रात फिर नहीं आया। जन्नत ने नौकरानी को जगाना मुनासिब न समझा। वह चप्पल पहनकर खुद ही किचन में चली आई। लाइट जल रही थी। उसने मार्बल के स्लैब से गिलास उठाया और कूलर से पानी लेने लगी। तभी गर्मा गर्म भांग उड़ाता चाय का कप उसका ध्यान खींच गया। वाह! उसने पानी के बजाय चाय का कप उठा लिया और एक सिप लेकर दोबारा रख भी दिया। वह दिल ही दिल में चाय के जेक की दाद देने लगी। कितनी जबरदस्त चाय है, मगर इस वक्त इसे बनाया किसने? उसे काफी देर बाद ख्याल आया था। तभी खुद से बात की थी। मैंने, कोई बहुत ही करीब था। जन्नत का दिल बंद हुआ। उसने मुड़ना चाहा, मगर किसी को अपने बहुत करीब महसूस करके वह हिल भी न पाई। किसी ने बहुत नरमी से उसे कंधे से थामकर उसका रुख फेरा था। जामना! उसकी आंखों में घबराहट समा गई। हुसा! जामना ने धीरे से उसके गुलाबी होंठों पर अपना हाथ धर दिया। जमान के सीने से लगी जन्नत की सांसें रुकने लगीं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर स्लैब की वजह से नाकाम रही। प्लीज जामना, मुझे जाने दो, कोई देख लेगा। मुश्किल से वह बोल पाई। कोई देख भी लेगा तो डर नहीं, जमान खान किसी से नहीं डरता। वह बेखुद से उस पर झुकते गए। दूर हटे मुझसे, प्लीज जामना, छोड़ें मुझे। वह उनके मजबूत सीने को धक्के देने लगी। बस! जमान ने उसके दोनों हाथ एक ही हाथ से जकड़ लिए थे। मैं अपनी बाइज़ाती बार बार बर्दाश्त नहीं करूँगा। जन्नत, छोड़ दो उस शख्स को जिसे न तो तुम्हारा एहसास है न तुम्हारी किसी ख्वाहिश का। तुम जो कहो मैं पूरा करूँगा। बस आदम अली खान से अलग हो जाओ, मेरी पनाह में आ जाओ। जामना गर्म सांसें जन्नत का चेहरा जलाने लगी। जन्नत को लगा उसका अंदर तक सुलगने लगा था। आप शायद भूल रहे हैं, जामना अली खान की जन्नत तो है ही आदम की मिर्सा। शैतान चाहे जितना भी मजबूत और ताकतवर क्यों न हो जाए, जन्नत से महरूम ही रहेगा। वह एक एक लफ्ज़ चबा के बोली थी। जामना का मजबूत हाथ उसके खूबसूरत चेहरे पर निशान छोड़ गया। उसकी आँखें भीगने लगीं। जामना ने उसे मजबूती से दबाकर अपने और करीब कर लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानती नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ जन्नत। बस अब मेरे बदले का इंतजार करना। आदम की जन्नत को खुद आदम के हाथों न उजाड़ दूँ तो जामना खान नाम नहीं मेरा। नफरत से कहते एक झटके से उसे खुद से दूर हटाकर वह मुड़ गए। जन्नत तेजी से कमरे में आई और बेड पर गिरकर बेवजह रोने लगी। बार बार होने वाली लगातार दस्तक ने उन्हें शदीद गुस्सा दिलाया। पता नहीं कौन था कि बेल बजाना ही नहीं जानता था। गुस्से से दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़े शख्स पर नज़र डालते ही उनका सारा गुस्सा खत्म हो गया। 24 साल का खूबसूरत नौजवान दस्तक देता।
ओह, म्यूफी चाहता हूँ। उसने सर खुजे और बोला, मैं असफांडा यार हूँ, मुझे समरा की फुफ्फो से मिलना है। मेरे ख्याल में वह लेडीज आप ही हैं। मुझे फाखा होगा अगर मैं कुछ लम्हे आपके साथ गुजार सकूं। वह जब बोलने पर आया तो बोलता चला गया। वह बस हसरत भरी निगाहों से चुपचाप असफांडा यार को बोलता देखती रह गई। हेलो, उसने उनकी आंखों के सामने हाथ लहराए। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। मोहब्बत छिड़कने वाली नजरों से देखती वह उसके रास्ते से हट गई। वह शुक्रिया कहता उनके पीछे हो लिया। उसे लाउंज में बिठाकर वह काफी लेने चली गई। जब तक वह वापस आए सफांडा यार घर को अच्छी तरह देख चुका था। शुक्रिया, उसने काफी का मग तकरीबन उनके हाथ से खींचते हुए कहा। उन्हें खुद ब खुद हंसी आ गई। वाह लेडी, यू आर ओसीमा। आज अगर मेरी मुंह होती तो बिल्कुल आपकी तरह लगती। उसने काफी का मग मुंह से लगाते हुए बाईं आंख दबाई तो वह मुस्कुरा दी। उफ लड़के, तुम्हें तुम्हारे घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं? कहीं यार, अकेला रहता हूँ, एक पापा हैं, वह भी इंडिया में हैं। उसने अफसोस से सर हिलाया। वह भी खामोशी से सर हिला गई। अच्छा लेडी, अब आप मुझे यह बताएं कि आपको मेरी और समरा की शादी से क्या प्रॉब्लम है? वह इतना अचानक अपनी असल बात पर आया कि उन्हें अच्छा लग गया। ओह, लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसने मायूसी से कहा तो जन्नत बीबी मुस्कुरा दी। नहीं बेटा, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि समरा पूरी इज्जत और शान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। फिर अब जबकि भाई भाभी की मौत के बाद में ही उसकी जिम्मेदार हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उसकी तरफ से पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाऊँ। उन्होंने साफ बात की। ओह तो यह बात है, असफांडा यार सर हिलाते हुए बोला। जी ठीक है, आप पूरी तरह सोच समझ लें, इसके बाद आप जो शर्त रखेंगी मुझे मंजूर होगी, वह भी बिना परेशानी के। उसने अपना फैसला सुनाया। सोच लो। सोच लिया? आपको डॉक्टर असफांडा यार पर शक तो नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी अगर आप चाहें तो सादा कागज पर साइन करा लें, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उन्होंने सवालिया नजरों से असफांडा यार की तरफ देखा। मन्नी वंगानी पर मुझे कोई भरोसा नहीं, आप बस शादी की डेट दी मुझे, मैं अपने पापा को हैरान कर देना चाहता हूँ। वह तसव्वुर में पापा का हैरान चेहरा देखकर बोला, मतलब तुम्हारे पापा से फंक्शन ही में मुलाकात हो सकेगी? वह कुछ सोचने लगी। आप चाहें तो मैं पहले भी मिलवा सकता हूँ लेडी। वह फौरन बोला, नहीं कोई बात नहीं, मुझे तुम इतने पसंद आए हो कि अब में कोई शक बाकी ही नहीं रहा। उन्होंने साफ बताया, यह तो मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है लेडी। वह फौरन बोला, वैसे आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है लेडी, अगर आपको इस रिश्ते पर कोई प्रॉब्लम न हो तो ऐसी हालत में मेरी तरफ से भी सारी तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। मेरा मतलब समरा के कपड़े, जेवर वगैरह, क्योंकि बदकिस्मती से मेरी फैमिली में कोई औरत नहीं है। पापा तो शादी में आ जाएं बड़ी बात होगी, असलाम में उन्हें डीसे फिरने की आदत है। उन्होंने बेआंख दबाते शरारत से कहा तो वह मुस्कुरा दी। मेरे ख्याल में तो मुझे अब रिश्ते पर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखो जो अल्लाह को मंजूर। उन्होंने भी इस बार आंख दबाई थी और डॉक्टर असफांडा यार का तेज कहा उनका दिल धड़का गया। किसी की याद ने पल भर में उनके दिल पर हमला किया था। मैं पूरे 2 साल अमेरिका में रहा, मगर मैंने तो उसे कभी नहीं देखा, लेकिन देख भी कैसे पाता, वह अगर वहाँ थी तो बाहर थोड़ी घूमी होगी, पता नहीं कैसी होंगी वह सोचते रहे। मेरी इस कदर जलील हरकत के बाद भला कैसी होगी वह, न जिंदम में न मुर्ग में कहीं। वह ज्यादा न सोच पाए। उन्होंने अपने बाल दोनों हाथों में जकड़ लिए। उफ मेरे खुदा, यह मैंने क्या कर दिया? अपनी जन्नत अपने ही हाथों बर्बाद कर दी। एक पल के लिए भी सोचा कि जिस लड़की की इज्जत पर मैं उंगली उठाने लगा हूँ, वह मेरी है कौन? मेरे बगैर 2 दिन न रह सकने वाली इतनी लंबी जिंदगी जिएगी, मेरे बगैर तो कैसे जिएगी? वह जिसे मैंने ही मोहब्बत करना सिखाया, उसका मोहब्बत से एतबार भी मैंने ही उठा दिया। वह तो कभी किसी को नजर उठाकर नहीं देखती थी, उसकी हया, आना और वफा सभी को कैसे चूर चूर कर बैठा मैं। मुझे मुआफ़ कर दो जन्नत, खुदा के लिए बस एक बार मेरे सामने आ जाओ, सिर्फ एक बार। वह नमाज की चटाई पर सर झुकाकर खूब रो रहे थे। गुजरे हुए कुछ काले पल बहुत रोशन हुए थे। जामना भाई के कहने पर वह कुछ जरूरी कागजात लेने घर आया था, मगर अपने कमरे में दाखिल होते ही अंदर का मंज़ारा देखकर दम रह गया था। अमन लगातार जन्नत को पीटे जा रही थी, जबकि थोड़ी ही दूर पर खिड़कियों के पास उसके 2 आदमियों ने एक खूबसूरत नौजवान को पकड़ रखा था। वह चेहरे से ही कोई शहरी लग रहा था। आदम, आदम इन्हें देखो, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। जन्नत आदम पर नजर पड़ते ही फौरन उसकी तरफ दौड़ी थी और इससे पहले कि उसके सीने से जा लिपटाटे, उसने हाथ बढ़ाकर उसे कुछ कदम दूर रुकने पर मजबूर कर दिया था। यह क्या हो रहा है? उसने अजनबी लहजे में पूछा था। जन्नत को लगा किसी ने उसके गले पर नाकाम छुरी फेर दी थी। हम बिल्कुल ऐसा ही दर्द तो महसूस होता है जब उस शर्म की आंखों में आपको अपने लिए भी एतबारी की झलक नजर आ जाए।
जिसकी मोहब्बत पर आपको बड़ा घमंडा हो, जिस पर आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही दर्द जन्नत ने महसूस किया था उस वक्त। अच्छा, अभी भी कुछ बताने को बचा है क्या? अमम सलेम थी। कितना समझाया था तुम्हें, आदम खान के यह शहरी परियां घर नहीं बसाया करती। आज़ादी की जिंदगी पसंद करती हैं यह। दरख्त दरख्त घूमने वाली आवारा सिरियम होती हैं यह। कभी एक टहनी तो कभी दूसरी। यह तो शुक्र है कि इन दोनों ने इसे खिड़की से अंदर कुड़ेक देख लिया, वरना हम तो अंधे थे। अमन के मुंह से गुस्से से राल टपकने लगी थी, और आदम को याद आया कि कुछ दिन पहले ही जन्नत ने कितनी जिद करके खिड़कियों पर लगी मजबूत ग्रिल हटवा दी थी। बकौल उसके इस ग्रिल की वजह से अपना कमरा कैद खाना महसूस होता था। आदम की वही हमेशा वाली गैरत जागी थी जो उसकी मिर्जा थी। उसने नाजुक सी जन्नत को किसी मोमी गुड़िया की तरह उठाकर बेड पर पटाखा दिया था। तभी जमान कमरे में आए थे, उनको 2 पल लगे थे साथ मामला समझने में। तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? ले जाओ इस कमीने को और जेल में बंद करो, सारी उम्र तरसती रहेगी अब ताज़ा हवा को। गुस्से से फुनकरेट लहजे में कहते हुए उन्होंने एक खा जाने वाली निगाह जन्नत पर डाली। सिक्योरिटी तेजी से बाहर निकलते चले गए। जन्नत तो अमम की मार से वैसे ही निढाल थी, आदम और जामना की बेटबारी से और भी हिम्मत हार गई थी। आंखों से बहता गर्म पानी का रेला उसके गाल जलाने लगा, मगर दिल की जलन इससे कहीं ज्यादा थी। बेशर्म कमीनी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आदम किसी भूखे शेर की तरह उसकी तरफ लपका और बुरी तरह थप्पड़ और लेटम बरसाने लगा। जामना तेजी से उन दोनों के बीच आ गए। गांडी मछली पूरे तालाब को गंदा कर डटिहाए। वह उसे घसीटते गया। प्लीज आदम रहम करो, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। वह टापी, छोड़ो आदम रहने दो, उन्होंने बेदम सी जन्नत को अपने पीछे छुपाते हुए कहा। जन्नत चाहकर भी खुद को उनसे अलग न कर सकी, वह अपनी सारी हिम्मत खो चुकी थी। जाने दी, कैसे जाने दी? अभी 3 लफ्ज़ बोलकर बाहर निकाल इस गांडी पोटली को। अमम सलेम, आदम ने एक कड़वी निगाह उसके ऊपर डाली। नफरत, गुस्सा और बारीकियां कुछ नहीं था उसकी आंखों में। जन्नत अंदर से कटके रह गई। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और जन्नत फूट फूट कर रोने लगी। जामना उससे कुछ कदम दूर हट गए। आदम खान ने अपने मजबूत हाथ में उसका कमजोर सा बाजू पकड़ा और उसे बाहर घसीटने लगा। चौकीदार तेजी से उसे घसीटने लगा। अचानक ही जैसे मजबूती आए। तुम पर रहम करूं, गुस्से से कहता वह उसे और तेजी से घसीटने लगा। सीढ़ियों पर तेजी से लुढ़कट वजुड़ा पर कितनी चोटें लगी जन्नत को कुछ एहसास न था। उसे तो सिर्फ रूह के जख्म तड़पा रहे थे। आदम खान ने हवेली के लंबे को गेट के सामने लाकर उसे झटके से जमीन पर गिरा दिया। वह एक बार फिर सिसक पड़ी। चौकीदार, इसे बाहर फेंक दो, वह चिल्लाया। जन्नत भागकर उसके पैर पड़ गई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम बेशक मुझे मार डालो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, वह चीखने लगी। चौकीदार आदम के दोबारा पुकारने पर दौड़कर वहां आया था। आदम, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा असफांदा यार यहाँ है, मेरा सब कुछ यहाँ है, प्लीज आदम रहम करो। चौकीदार ने उसे बजूम से पकड़ लिया था, तभी उसकी सिखों में तेजी आ गई थी। नहीं आदम नहीं, मुझे इस वक्त घर से न निकालो, रात के इस पहर में कहाँ जाऊंगी, वह रिक्वेस्टा करने लगी। यह सब करते हुए तुम्हें कुछ ख्याल क्यों न आया? हूँ मैं तुम्हें अब एक दिन भी यहाँ रखने का रिस्क नहीं ले सकता। ले जाओ इस जलील को और बाहर फेंक दो, अब इसके गंदे वजुड़ा पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। वह मुड़ गया। असफांदा यार, असफांदा यार, उसकी दर्दनाक चीखें आदम खोरों की हवेली में गूंजती रह गईं। शीतल, एक बहुत बुरी खबर है यार। नूर बौखलाई हुई उनके पास आए। वह लान में अपने असाइनमेंट बनाने में लगी थी, उसकी आवाज पर चुंक गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जारा ने पूछा। सर, आदम ने राइजे ने दे दिया यार। यह क्या कह रही हो? वह सभी बौखलाई। सच में? नूर ने उनके पास ही बैठते हुए दोबारा सच जानना चाहा। ओह, फिर तो हम सब इतने अच्छे टीचर को खो देंगे। फिजा को अफसोस था। हमारी तो वैसे भी लास्ट टर्म है, मुझे तो जूनियर आजा पर तरस आ रहा है, इतने मेहनती टीचर से महरूम हो गए वह सब। नूर ने अफसोस से कहा। आदाब सर, आदम की भारी आवाज पर वह सभी चिंक के खड़ी हो गईं। आदाब सर, आपको पता चल गया होगा मेरे जाने का, सोचा जाते हुए अपनी बेटियों से भी मिलता चलूं। उनके होंठों पर हमेशा वाली मुस्कुराहट थी, घनी मूंछों तले उदासी भरी मुस्कुराहट। सर, बेटी भी कहते हैं और छोड़कर जाने की बात भी करते हैं। फिजा ने उदासी से कहा। आज नहीं तो कल हमें एक दूसरे को छोड़ ही जाना था, फिर बेटियों कब हमेशा बाप के साथ रहते हैं, लेकिन यह वादा रहा कि मैं तुम सबको कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हारा एड्रेस लेना चाहता था, सोचा तुमसे पूछ लूं, हो सकता है कभी तुम लोगों से मिलने को दिल करे तो। उन्होंने प्यार से कहा। क्यों नहीं सर, आप हमेशा हमारा मान थे और रहेंगे, नूर ने फाख्र भरे लहजे में कहा। तो बाकी सबने भी उसकी टेढ़ा करते हैं हमें सर हिलाया। ओ के,
मैं चलूँ और हम मेरे लिए एक दुआ करना कि जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ अल्लाह मुझे उसमें कामयाब करे। आमीन सर, हम दिल से आपके लिए दुआ करेंगे। वह सब एक जबान होकर बोली। कितनी ही देर जन्नत गेट बजाती चीखती रही, फिर निढाल सी वहीं बैठ गई। दिन की खामोश अंधेरी रात, ऊपर से कुत्तों के लगातार भुकाने की आवाज़ों ने उसे डरा दिया। वह अपने आप में सिमट गई। तभी किसी गाड़ी की तेज हेडलाइट्स उसके चेहरे पर पड़ी। उसने चेहरा उठाकर देखना चाहा, मगर उसकी आंखें ढूंढ गईं। गाड़ी वहीं रुक चुकी थी, चादर में लिपटा वजुड़ा धीरे धीरे चलता उसके पास पहुंचा। दो नर्म हाथों ने उसे उठने में मदद दी और अपने साथ लाकर गाड़ी में बिठा दिया। ड्राइवर वापस कान लो हवेली, उन्होंने ड्राइवर को हुक्म दिया और जन्नत की तरफ मुतवज्जो हो गई। जन्नत में हूँ चाची सलमा, मेरी तरफ देखो बेटा। जन्नत ने मुश्किल से आंखें खोली और फिर उनके मेहरबान वजुड़ा से लिपट के फूट फूट के रो दी। हिम्मत करो जन्नत, देखो अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेज दिया। इसका मतलब है खुदा तुम्हारे साथ है। जब खुदा तुम्हारे साथ है तो तुम्हें और किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्यार से जन्नत के सर पर हाथ फेरा। मुझे अभी 2-3 दिन और रुकना था मायके, मगर न जाने क्यों आज शाम से ही मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था। अब मुझे समझ आया कि खुदा असला में मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजना चाह रहा था। दूर कहीं गाड़ी के हॉर्न सुनाई दिए थे। गाड़ी तेजी से किसी शॉर्टकट रास्ते पर डालो, जल्दी यहाँ से निकलो, उन्होंने अचानक ही ड्राइवर को कहा, जिसने फौरन बात को मानते हुए स्पीड काफी बढ़ा दी थी। क्या हुआ था जन्नत? उन्होंने फिर से सारी तवज्जो उसके कंपते जिस्म की तरफ की और जन्नत ने रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ चाची? मैंने तो कभी कोई शिकवा किया न कोई तमन्ना, हर हाल में खुश रही, फिर क्यों? वह रोते हुए बोली, यह एक लंबी कहानी है जन्नत, तुम जानती हो कि आदम की अम्म आदम की सगी मुँह नहीं। उनके इस राज खोलने पर जन्नत दंग रह गई। आदम की सौतेली मुँह है वह जो बदकिस्मती से बांझ हैं। यह आदम के बाप की सगी चाचा की बेटी थी। आदम के अब्बू को एक गरीब लड़की पसंद आए। उस लड़की को दिन दहाड़े गायब करवा देना मुश्किल काम न था, मगर आदम के बाप उससे बहुत मोहब्बत करते थे, तभी पूरी इज्जत से उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते थे। मगर बदकिस्मती से वह हवेली वालों को उस शादी के लिए राजी न कर सके। 8 साल तक की बियोलाडी के बाद आखिर तंग आदम के दादा ने उनको दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। वह लड़की भी तुम्हारी तरह मायूस और नाजुक सी थी। वह आदम के बाप की दुल्हन बनकर आ तो गई, मगर हवेली के लोगों के दिल में कोई जगह न बना सकी। हवेली वालों को बस बच्चे से गिराजा थी। उन्होंने सोच रखा था कि बच्चे होते ही वह उससे किसी न किसी तरह छुटकारा पा ही लेंगे, लेकिन किस्मत देखो, शादी के सिर्फ 11 महीने बाद ही अल्लाह ने उसे आदम जैसा खूबसूरत बेटा दिया, मगर वह खुद ही हवेली वालों का काम आसान कर गई। जन्नत याकटुका उन्हें देखे गई। सलमा थोड़ा रुकी, फिर बोली पड़ी। डिलीवरी के बीच ही उसकी मौत हो गई। शेर दिल आदम के बाप आदम में उसे तलाशने लगे। उनकी मोहब्बत का मारकाजा अब आदम ठहरा। खदीजा अम्मा फिर भी उनके दिल में जगह न बना सकी। यह चीज़ उनकी जिद्दी फितरत में और ज्यादा हसड़ा जलन भरती गई। यही वजह है कि तुम्हारी और आदम की मोहब्बत वह बर्दाश्त न कर पाई। मगर यह भी सच है जन्नत की तुम्हारी बर्बादी में सिर्फ अमम ही नहीं, जामना का भी पूरा हाथ है। वह हैरान रह गई। क्या आप? वह पूछ न सकी। मैं सब कुछ जानती हूँ जन्नत, जब से तुमने मुझे वह सब बातें बताई मैंने कई बार आदम से बात करना चाही, उसे समझाना चाहा, मगर उसकी आंखों पर अमम और जामना ने कुछ ऐसी पट्टियां बांध दी थी अपनी मोहब्बत की कि उसे धोखा खाने में जरा सी देर न लगी। वे अफसोस से बोली, फिर तुम जानती हो हवेली में एक औरत की क्या हैसियत है। हम ऐसे बेज़बान जानवर की तरह हैं जो सिर्फ देख सकता है, न तो उसे बोलने की इजाज़त है न ही प्रोटेस्ट करने की। वह रुकी। गाड़ी अब हवेली से बस कुछ ही दूर थी। खैर तुम यह बताओ, तुम्हारा कोई जानने वाला है जिसे कंटेक्ट किया जा सके? क्योंकि मैं सिर्फ आज की रात ही हवेली में रख सकती हूँ, कल शाम से पहले पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। जन्नत ने उनकी बात पर सहमी निगाहों से उनकी तरफ देखा। मैं मुआफ़ी चाहती हूँ जन्नत, मगर जहाँ मैं तुम्हें ले जा रही हूँ मैं वह भी एक हवेली है, आदम खोरों की हवेली, जहाँ मजबूर और बेबेसम की मजबूरी का मांस खाया जाता है, फिर वह तो भी शराबी और हुस्न परस्त। सो मैं ज्यादा देर हवेली में रखकर तुम्हें ज्यादा मुश्किल में नहीं डाल सकती। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था। जन्नत की रूह तक कांप गई। डरो मत जन्नत, भाई कल रात तक शहर से वापस आएंगे। यही वजह है कि कल शाम तक मैं तुम्हें किसी हिफाजत की जगह तक पहुंचाना चाहती हूँ। तुम बस जल्दी से किसी का पता मुझे समझा दो। जन्नत को सिर्फ तौकीर का पता याद था। उसने फौरन ही उन्हें उसका एड्रेस समझा दिया था। क्या आप मुझे अभी वहाँ भिजवा सकते हैं? मैं सारी उम्र आपका यह एहसान याद रखूंगी। वह एक हवेली से बाइज़ात होने के बाद दूसरी हवेली में जाने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तभी कुछ देर बाद बोली थी, तुम चलो, मैं कुछ करती हूँ। उन्होंने वक़्फ़ताम
कुछ सोचते हुए कहा। हवेली में उतरते ही उन्होंने एक नौकरानी उसके साथ की और ड्राइवर को एड्रेस बताते हुए सख्ती से उसे ठीक से उसके बताए हुए जगह पर पहुंचाने को कहा। जरूर दुआओं के साथ उसे विदा करने के बाद वह ठंडी सांस भरती अंदर की तरफ बढ़ गई। तौकीर ने उसे भाइयों की तरह संभाल लिया। उसने आफ्ताब को भी सारी डिटेल बता दी। उसे इंडिया आने से मना करके वह खुद ही उसे अमेरिका भिजवाने के इंतजाम करने लगा और वह दिन आ पहुंचा। आदम की मोहब्बत की कब्र को पीछे छोड़ती वह एक बार फिर से भाई की मोहब्बत के साए तले आ पहुंची। भाई भाभी ने उसके आंसू चुन लिए थे और प्यारी सी गोल मटोल समरा में वह अपने असफांडा को ढूंढने लगी। जिंदगी फिर से चलने लगी और जख्म भरने लगे। तभी वक्त ने एक और घाव दिया और माँ बाप के प्यार से भरपूर उसके भाई भाभी एक रोड एक्सीडेंट में उसका साथ छोड़ गए। यह सदमा जन्नत के लिए कयामत से कम न था, मगर उन्होंने समरा के लिए खुद को संभाल लिया। समरा और काफ़ी शब की जिम्मेदारियों में वह इस तरह उलझी कि फिर पुरानी यादों के लिए वक्त निकालना मुश्किल ही हो गया। उनकी जिंदगी की झील एक बार फिर खामोश सी अपना वक्त पूरा करने लगी। आदम खान की जन्नत उजड़े 6 महीने हो चुके थे। उसकी दूसरी शादी की तैयारियों से हवेली में फिर से चमक थी। एक गारटामंदा इंसान अपनी मोहब्बत के जनस पर 2 दिन मातम करने के बाद उसे हमेशा के लिए दफन कर चुका था। मगर ज़ामना ने इन 6 महीनों में कहीं कहीं जन्नत को नहीं ढूंढा, मगर जन्नत कुछ पता न चला। आदम की दूसरी शादी भी ज़ामना की माहनेटम का ही नतीजा था। आदम की जाब हो गई थी, तभी जमीन की सारी जिम्मेदारी भी ज़ामना के कंधों पर आ पड़ी थी, मगर वह अपना ध्यान जन्नत से हटा ही न पाए। उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग करते वक्त उन्होंने यह तो सोचा ही नहीं था कि हवेली निकलने के बाद जन्नत बाहर निकलेगी तो किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट भी करना होगा। इस बारे में वह कोई प्लान न बना पाए। वह पछता रहे थे, यह जाने बगैर कि उनकी प्लानिंग भला सबसे बड़े प्लान के आगे कैसे ठहर सकती थी। आदम आज पूरे 5 महीने बाद हवेली लौटा था। सिर्फ कुछ दिन बाद उसकी शादी थी। वह इस शादी पर दिल से राजी था और मुतमिन भी कि इस बार उसकी शादी किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं, बल्कि उसके अपने खानदान की लड़की से हो रही थी। दिल में अजीब सा दर्द कई बार सर उठाता, मगर आदम अली खान ने अब दिल की सुनना छोड़ दी थी। लखनऊ से वह अपनी गाड़ी में ही हवेली जा रहा था। घूम में दाखिल होते ही उसने गाड़ी की स्पीड खासी कम कर दी। अचानक ही खेतों से एक चादर में लिपटा शख्स उसकी गाड़ी के सामने आकर ठहर गया। उसने फौरन ब्रेक लगा दिए। उनका अपना इलाका था। तब वह बिना डरे सहमे बाहर निकल आया। उस आदमी ने आदम खान को बाहर निकलता देखकर चादर उतार दी थी और उसे देखते ही आदम खान गुस्से से मुठियों भींच गया। उस शख्स को उसने भले ही जिंदगी में सिर्फ एक बार देखा था, मगर फिर भी उस शक्ल को वह हजारों में पहचान सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? आदम खान गुर्राया। सिर्फ एक बात कहनी थी तुमसे खान, सुन लो चला जाऊंगा। वह आराम से बोला, मेरे लिए यही बात काफी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। आदम ने पिस्टल निकालते हुए कहा, जो हमेशा उसके पास रहता था सफर के दौरान। यह नहीं पूछोगे कि मैं जिंदा कैसे हूँ? उसने बात बढ़ाई। वकिफ्ताम 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 वकिफ्ताम, क्योंकि अब जिंदा नहीं रहोगे। उसने पिस्टल का रुख उसकी तरफ किया। शौक से गोली मार दो खान, मुझे वैसे भी अब जीने की कोई चाहत नहीं रही, मगर मुझे मारने से पहले सच तो सुन लो, शायद तुम्हारे काम आ सके। उसके निडर लहजे पर आदम खान चौंक गया। कैसा सच? उसने पिस्टल का रुख नीचे की तरफ किया। तुम्हारे भाई का सच, बीबी का सच। उसकी आंखों में शर्मिंदगी जागी। मतलब क्या है तुम्हारा? वही बता रहा हूँ खान, लेकिन एक बात याद रहे, अगर तुम्हारी बातों में से 1% भी झूठ हुआ तो तुम्हारी किस्मत सिर्फ मौत होगी। आया आदम खान ने उसे धमकी दी। वह मुस्कुराया। तुम शायद भूल रहे हो खान की जिंदगी लेने और देने की ताकत सिर्फ एक जात रखता है, मेरा रब। मैं भी यही बात तो भूल गया था। मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ खान। बैंक में कैशियर की जॉब है मेरी। मेरे छोटे बेटे की किडनी खराब थी। उसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन इलाज भी मेरे बस से बाहर था। उस दिन मैं अपने बैंक मैनेजर से कुछ पैसे उधार मांगने उनके केबिन गया, जहां ज़ामना खान भी पहले से मौजूद था। हमारे सर बहुत अच्छे आदमी ही, उन्होंने मुझे कुछ पैसे कैश दिए और बैंक से दिलवाने का भी वादा किया। मैं वहां से खुश खुश वापस अपनी सीट पर आ बैठा। छुट्टी के वक्त बाहर निकलते ही ज़ामना का एक आदमी मुझे उनकी गाड़ी में ले आया, जहां ज़ामना खान मेरा इंतजार कर रहे थे। वहां ज़ामना ने मुझे एक ऐसी ऑफर की कि मैं दंग रह गया। वह कुछ पल के लिए खामोश हुआ और आदम के लिए यह कुछ पल गुजारने मुश्किल हो गए। ज़ामना ने मुझे 2 लाख रुपए नकद और मेरे बेटे का पूरा इलाज का वादा किया, और पता है उसके बदले में मुझे एक छोटा काम दिया गया। अलामत वाविन, छोटा सा काम। आदम सवालिया नजरों से उसे देखे गया। जमान ने मुझे बताया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके छोटे भाई को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली है और अब उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रही है। मैं सिर्फ ऐसा कुछ करूं कि वह उसके भाई की नजरों से गिर जाए।
आदम को लगा जैसे उसके कदमों तले से जमीन सरकने लगी थी। अपने बेटे की तकलीफ को सामने रखते हुए मैंने फौरन हामी भर ली। वैसे भी यह एक अच्छा काम था, किसी अच्छे आदमी को एक बुरी फितरत की लड़की से छुटकारा दिलाना। लेकिन मैं गलत था खान। इस बात का अंदाजा मुझे उस लड़की को देखने के बाद हुआ। उस लड़की को देखते ही मुझे बुरा होने का एहसास हुआ। वह कहते ही ना कि दिल खुदा का घर है। उसी दिल ने मुझे चीख चीख कर कहा कि तुम्हें सच बता दूं, अपने वादे से मुकर जाऊं। शायद खुदा मुझे इस गुनाह से बचाने के लिए रास्ता दे रहा था, मगर मैंने दिल की न सुनी। नेकी मेरे दिल में चीखती रह गई और बुराई गालिब आ गई और मैं खुदा भूलकर उस किसी लड़की का सजावा बन गया। जामना खान ने मुझे सारे पैसे उसी दिन अदा करके हिफाजत के साथ शहर पहुंचा दिया था। उससे अगले ही दिन मेरे बेटे को दिल्ली के एक बेहतरीन अस्पताल में एडमिट होना था। खान, मगर पता है क्या हुआ? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदम खान गाड़ी का सहारा लेते बेकन नजरों से उसे देखता गया। मेरी पकड़ हो गई खान। बहुत जल्दी कुदरत ने मुझे मौका दिया था संभलने का, मगर मैंने बर्बाद कर दिया, सो कुदरत ने मुझे पकड़ लिया। उससे ठीक तीसरे दिन मेरा दूसरा बेटा साहटामंदा बेटा रात को ऐसा सोया कि सुबह उठ ही न पाया और किडनी खराब वाला मेरे सामने तड़पता मुझे खून के आंसू रुलाता रहा। जामना के आदमी मेरे पास आए मेरे बेटे के इलाज करने के लिए, मगर मैंने तौबा करते हुए उनसे एग्जाक्यूज़ा कर ली। जामना मुझे धमकियां देने लगे। मैंने उन्हें इटामिना दिला दिया, मगर सच तो यह है कि अपने बीमार बेटे की मौत के बाद से मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता रहा, ताकि सच्ची गवाही दे सकूं उस पाक औरत की। शायद इससे मेरा गुनाह कम हो सके। मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई आदम खान। तुम अब अगर चाहो तो मुझे इस बोझ जैसी जिंदगी से छुटकारा दे दो। मैं तुम्हारा आहसनामंदा रहूंगा। उस शख्स ने बेदर्दी से उंगली रगड़ डाली और आदम की तरफ बढ़ा। अचानक आदम की नज़र कुछ दूर खेतों के पास खड़े अपने आदमियों पर पड़ी, जो बंदूका से उस शख्स का निशाना ले रहे थे। आदम खान हाथ उठाकर चिल्लाया था, मगर उसी वक्त एक आदमी ने ट्रिगर दबा दिया था। आदम के सामने खड़ा शख्स उछलकर जमीन पर गिर गया। आदम झुककर फौरन उसे बुरी तरह झंझोड़ने लगा, मगर वह खामोश हो चुका था। क्यों मारा इसे? आदमी नजदीक चले आए थे। आदम चिल्लाने लगा, खान जी, हमें लगा यह आपको नुकसान पहुंचाने लगा है। उनके लहजे में शर्मिंदगी थी और आदम की समझ में न आया कि पहरेदार की गलती पर उसे मार डाले या उस मजबूर आदमी की ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी होने पर खुशी मनाए। फिर उस दिन के बाद आदम अली खान हवेली वापस नहीं गया। असफांडा यार को बुलवाने के बाद वह वापस लखनऊ चला आया था। उसने अपनी जायदाद अलग करने के बाद उस हवेली और उसके रहने वालों से सारा रिश्ता तोड़ दिया। असफांडा यार को संभालने में उसे दिक्कत तो हुई, मगर जल्द ही वह उस सब का आदी हो गया। अब वह किसी एक जगह न टिक सका। डीसे फिरता अपनी जन्नत को ढूंढने लगा। हर चेहरे में एक ही चेहरा तलाशता और खुदा से मुआफ़ी के साथ अपनी जन्नत से मिलने की दुआ करता। लेकिन 20-22 साल के लंबे सफ़र के बाद अब जब वह बिल्कुल मायूस हो गया था तो वह कितनी अचानक उसके सामने चली आई थी। सिर्फ 40-45 साल की उम्र में वह बहुत कमज़ोर सी जन्नत 50 से ऊपर की नज़र आती। वह उसकी जन्नत तो न थी, वह तो बर्बाद बेहाल जन्नत थी, जो इस हाल को उसकी वजह से ही पहुंची थी। असफांडा यार ने जब उन्हें अपनी शादी का सरप्राइज़ दिया था तो वह हकीकी मानव में इतने सालों बाद पहली बार दिल से कोई खुशी महसूस कर सके थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि असफांडा यार के सरप्राइज़ में ही कुदरत ने उनके लिए कितने बड़े सरप्राइज़ का इंतजाम कर रखा था। निकाह हो चुका था, तभी वह अचानक उनके सामने आ गई थी। उनका दिल चाहा कि वह उनको पुकारे, मगर जन्नत ने उनकी तरफ देखना भी गवारा न किया था। कहती सीधी असफांडा यार के करीब चली आए। आदम को पहचान लेने के बाद उन्हें दिल की गवाही पर मुकम्मल यकीन हो चला था कि असफांडा यार ही उनका बेटा है। अगर आप यंग होती तो बिल्कुल मेरी मुंह की तस्वीर होती। उनका दिल वाकई झूठा न था, वह उनका अपना असफांडा यार था। बाएं बाजू में फैसला दर्द निढाल करने लगा। वह तेजी से असफांडा यार की तरफ बढ़ी। उन्हें कितनी हसरत थी कि वह असफांडा यार को दुल्हा बने देखते। अल्लाह ने उन्हें मायूस नहीं किया था। अभी कुछ लम्हे पहले उनका बेटा उनकी जान से प्यारी भतीजी के साथ शादी जैसे पाक बंधन में बंधा था। अलामत वाविन असफांडा यार, वह बिल्कुल पैरों में आकर बैठ गईं। असफांडा यार उनकी इस बेखुद हालत पर गड़बड़ा गया। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मैं ही तुम्हारी बदनसीब हूँ बेटा, उन्होंने भीगे लहजे में कहते हुए उसकी गोद में सर रख दिया। असफांडा यार ने हैरत से नजरें उठाकर बाप की तरफ देखा, जो सर हम में हिलाकर रह गया। ब्यूटीफुल लेडी, जन्नत ने बंद होती आंखों से असफांडा यार को मुस्कुराते हुए कहते देखा था। फुप्पी, ना जाने कितनी देर बाद उन्हें होश आया था। अलग अलग किस्म की मशीनों में जकड़े वजूद के साथ उन्होंने एक बेबस सी निगाह साथ खड़े समरा और असफांडा यार पर डाली थी। समरा का लाल चेहरा और सूजी हुई आंखें उसकी लगातार बेआरामी का पता दे रही थीं। असफांडा यार भी काफी थका हुआ लग रहा था। निकाह के वक्त वाली सारी खुशी और ताजगी उसके चेहरे से गायब थी। असफांडा यार, मेरे पास वक्त बहुत
कम है बेटा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। प्लीज फुफ्फू, ऐसे तो न कहीं। समरा और ज्यादा बिलाकने लगी। असफांडा यार ने उसे खुद से लगाते हुए तसल्ली दी और मुंह के करीब हो गया। बोले अम्मी, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। उसने प्यार से मुंह का चेहरा अपनी आंखों में समोट हुए कहा। मेरी समरा मेरी अमानत है तुम्हारे पास, इसका ख्याल रखना असफांडा यार। इसके साथ मिलकर वह जन्नत बनाना जिसकी मुझे ख्वाहिश थी, मगर मैं हमेशा उस जन्नत के लिए तरसती रही। वह टूटे फूटे लहजे में बोली। असफांडा यार की आंखें भीगने लगी। आज सुबह ही तो आदम ने अपने बेटे के सामने जुर्म को कबूल किया था, सब कुछ बता दिया था असफांडा यार को। वह अपनी मुंह के दर्द को समझ सकता था। तभी आदम अली खान अंदर आए थे और हम अपने पापा को कहना मैंने उन्हें मुवफ़ा कर दिया, मगर मेरा दिल इतना बड़ा नहीं कि उनकी आंखों में अपनी दफनाई हुई मोहब्बत की गिराई हुई कब्र देख सकूं। उन्हें कहना असफांडा यार, उन्होंने बहुत देर कर दी, बहुत देर। दरवाजे के करीब खड़े आदम खान की आंखें जलने लगी। असफांडा यार, मेरे करीब आओ बेटा, मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। असफांडा यार ने उनके बिल्कुल पास आकर उनका कमजोर सा हाथ मजबूती से थाम लिया था। समरा के रोने में तेजी आ गई थी। जन्नत चली गई। आदम के हाथों तबाह बर्बाद होने के बाद आदम से बहुत दूर। असफांडा यार और समरा के साथ में आदम खान एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। कभी कभी पुरानी मोहब्बत की कसक दिल में जागती है, मगर समरा और असफांडा यार की मुहाबतें मुझे ढूंढला देती हैं। आदम तो घाटे में न रहा, मगर जन्नत सारी उम्र एक ना की हुई गुनाह की सजा चुपचाप सहती रही और अपने बेटे से दूरी भी, क्योंकि वह ऐसा करने पर मजबूर थी। न सिर्फ उसने अपने नसीब के आगे सर झुका दिया, बल्कि हमेशा की तरह सच्चाई और वफा की रिवायत निभाते हुए आदम के लिए फिर भी आसानी कर गई। उसने न तो गिला किया, न शिकायत, बल्कि अपनी पुरानी मोहब्बत के बदले में बिना मांगे ही उसे मुआफ़ी दे गई। उसकी सज़ा कम कर गई और खुद अमर हो गई। सर तौकीर ने आदम अली खान की जिंदगी उन सबकी ख्वाहिश पर उनके सामने कह दी थी और तब से वह बार बार इस कहानी का जिक्र करने में लगी राहटिम। आज हमारा आखिरी दिन है इस यूनिवर्सिटी में, नूर ने उदासी से कहा। हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिजा टापी, पता नहीं अब हमारी अगली जिंदगी कैसी हो। शीतल की आंखों में आंसू आए। बहुत अच्छी होगी यार, आखिर हम आदम की बेटियां हैं। बेफिक्र सी जारा ने मक्खी उड़ाई। असल मसला तो यही है कि मेरी जान की हम आदम की बेटियां हैं और दुनिया है आदम के बेटों की। नूरैन सब में बहुत तेज थी। वक़िफ़ था मलामत वाविन। आदम के बेटों के आगे भला हम औरतों की कब चल सकी है। लड़कों को हर फील्ड में पीछे छोड़ देने के बावजूद अपनी इज्जत को तरसती इंफिरियर कंपालग्जा की मारी हुई हम आदम की बेटियां, जिन्हें भेड़ बेकरियों की तरह आदम के बेटे अपने फायदे के लिए बदले जैसी राजमम के बंट चढ़ा देते हैं। हम आदम की बेटियां, नूर ने कड़वाहट से हकीकत कहा। जो भी हो, हमें हालात से लड़ना है। औरत को उसके हक बताना है। हम में अक्ल है, हौसला है और मंजिल तक जाने के लिए इन दो चीज़ों का होना काफ़ी है। उनने इस दुनिया में खुद को साबित करने का वादा किया था और अपने अपने रास्तों पर चल निकली थी। वैसे आपको क्या लगता है, वाकई मर्दों की दुनिया में अपना आप साबित करने में कामयाब हो जाएंगी यह आदम की बेटियां?